बातें बतानी है उनको। अच्छा, आप में बहुत से ओके, चलिए तो हेडिंग डालिए सब लोग, हेडिंग सीरियसली, एक भी शब्द छूटे नहीं। आप सुन रहे हो ना? थोड़ा थोड़ा माहौल बना है मेरा मुश्किल से। हेडिंग डालिए, हेडिंग है मनोविश्लेषण या मनोविश्लेषणवाद, इंग्लिश में बोलेंगे साइको एनालिसिस। और ये किसने दिया? ये सिगमंड फ्राइड। ओके, हमारे जो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं वो इस बात को जानते हैं कि जो चीजें आप लिखते हो उनसे कहीं ज्यादा जो सुनते हो वो परीक्षा में आपके लिए बेनिफिशियल रहती है, और हम उन्हीं के लिए जाने जाते हैं। एक बात। दूसरी बात, सुन रहे हो ना आप लोग? जहां इंग्लिश के शब्दों की बात आती है वो भी आपको लिखने होते हैं, वो आपके परीक्षा में कमाल करते हैं। चलिए साहब, तो बोलिए, सबने लिखा? हिंदी में क्या लिखा? इंग्लिश में क्या लिखा? साइको एनालिसिस। किसने दिया? सिगमंड फ्राइड। ओके, जल्दी आओ बेटा, अभी स्टार्ट ही किया है। चलिए साहब, लिखने के बाद सब लोग सामने देखेंगे, लिखते ही बहुत से प्रश्न है। एक सवाल तो पहले मैंने आपको बता ही दिया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बाद में लिखवाएंगे हम आपको जब आप हमारे रेगुलर बच्चे बन जाएंगे। मनोविज्ञान का प्रथम बल पूछे, साइकोलॉजी की फर्स्ट फोर्स पूछे, तो आपको बोलना है मनोविश्लेषण क्या है। क्योंकि सब कहते हैं कि अरस्तु के बाद अगर किसी ने कोई क्रांतिकारी काम किया है साइकोलॉजी में तो वो सिगमंड फ्राइड है। मनोविज्ञान की दूसरी ताकत, दूसरा बल है व्यवहारवाद। क्या है? जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बिहेवियरिज्म। अभी लिखना नहीं है इसको। और तीसरी ताकत है मानवतावाद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमनिज्म या ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, रोजर्स और मैस्लो वाली। दूसरी बात, साइको एनालिसिस शब्द परीक्षा में आए, आप सुन रहे हो मेरी बात, तो हमको बोलना है सिगमंड फ्राइड। लेकिन अगर एनालिटिकल साइकोलॉजी शब्द आ जाए या विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान शब्द आ जाए, जैसा कि रीड से लेकर फर्स्ट ग्रेड तक आ चुका है, तो हमको किसका नाम बोलना है? कार्ल युंग का। एनालिटिकल साइकोलॉजी किसने दी? कार्ल जुंग ने दी। विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान किसने दिया? कार्ल जुंग ने दिया। पर मनोविश्लेषण और साइको एनालिसिस किसने दिया? सिगमंड फ्राइड ने दिया। ओके, सिगमंड फ्राइड कहां के थे? यह सवाल आ चुका है। एक कंट्री है, एक देश है जिसका नाम है ऑस्ट्रिया। देश का नाम क्या है? ऑस्ट्रिया। और उसकी कैपिटल सिटी क्या है? वियना। यकीन मानिए, जब मैं जॉब में था तो मुझे ऑफर मिला था यूएनओ की पीस कीपिंग फोर्स में जाने का। मैं नहीं गया, मेरे दोस्त गए, और उन्होंने मुझे बताया कि आज भी वियना इतना खूबसूरत शहर है, बहुत ही रोमांटिक शहर है, उसकी शाम बड़ी हसीन होती है। जैसे कभी आप सुनते हो ना पेरिस और टोक्यो, तो आज भी वियना में बहुत बड़े बड़े पार्क बने हुए हैं, उन पे बेंचेस रखी हैं बड़ी बड़ी, जहां पे कैंडल लाइट डिनर होते हैं, और वहां पे उन बेंचेस पे लिखा है सिगमंड फ्रॉइड। क्या लिखा है? सिगमंड फ्रॉइड। इसका मतलब सिगमंड फ्रॉइड की यादें आज भी वियना में है। दरअसल मनोविश्लेषण जो मनोविज्ञान का पहला बल बन गया, उसकी शुरुआत कैसे होती है? 5 मिनट हम इसकी बात करेंगे, तभी आप जान पाओगे कि वास्तव में मनोविश्लेषण क्या है। इसके पहले एक छोटी सी बात है जो परीक्षा में भी आई है। आप सुन रहे हो? फटफट नहीं करना, अब सुनना है सामने देख के, और मेरे बातों का, मेरे शब्दों का अर्थ समझना है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक घटना है जिसके कारण से साइको एनालिसिस हम सबके सामने आया। दरअसल सिगमंड फ्राइड न्यूरोलॉजिस्ट थे। क्या थे? मतलब ये ऐसे डॉक्टर थे जो नर्व सिस्टम वाली चीजों की बात करते थे, उनका इलाज करते थे, क्योंकि इनके गुरु जो रहे थे वो सम्मोहन वाला काम करते थे। इनका एक हॉस्पिटल था वियना में। क्या था? बहुत बड़ा कैंपस था, ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट माने जाते। हॉस्पिटल था और उसमें बहुत से पेशेंट इनके पास आते थे। और पेशेंट कैसे आते थे? जैसे आजकल आप देखते हो बागेश्वर बाबा का दरबार देखते हो,
है ना, कुछ लोग देखते होंगे तो कैसे लोग जाते हैं, दुखी त्रस्त लोग जाते होंगे, है ना, या कुछ वैसे भी जाते हैं। तो इनके हॉस्पिटल में इनके जो पेशेंट थे वो कौन थे? वो मोस्टली मनोरोगी थे। कौन थे? ओके। एक बार क्या होता है, एक बार की घटना सुनिए। इनके पास एक पेशेंट आती है, एक लड़की, यंग लड़की, और वो लड़की बहुत इमोशनल है, बहुत खूबसूरत भी है, बहुत इमोशनल भी है। और वो इनके पास जाती है, पर वो पेशेंट के रूप में नहीं जाती, बल्कि वो एक अटेंडेंट के रूप में जाती है। उनके साथ उनकी मां होती है, और मां उनकी पेशेंट है। उनको एक ऐसा रोग है जो लाइलाज है। लाइलाज समझते हो? जिसका ट्रीटमेंट होना संभव नहीं है। उन पेशेंट को लेके, मां को लेके वो जाती है इस हॉस्पिटल में। फ्राइड साहब के पास वो पेशेंट को लेके जैसे जाती है, बात करती है, तो ये वो पहचान लेते हैं कि वो कितनी इमोशनल है। और कैसी इमोशनल आप जानोगे, अभी देखना, बताना कितनी इमोशनल है वो। उन दोनों का इस दुनिया में और कोई नहीं है, मां बेटी अकेली। पैसे की कोई कमी नहीं है, बहुत पैसा है, लेकिन कमी है तो इस बात की कि और कोई नहीं है। और महिला को ऐसा रोग है जिसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन चूंकि वो दोनों बहुत ही इमोशनल हैं, इसलिए लड़की को अभी तक यह पता नहीं कि मां को ऐसी बीमारी है जो कि लाइलाज है। फ्राइड साहब के पास लड़की उनको ले जाती है, पूरा केस हिस्ट्री बनती है, डायग्नोस होता है। फ्राइड साहब समझ जाते हैं कि मामला गंभीर है, लेकिन लड़की यह कहती है कि आप मेरी मां को ठीक कर दें, क्योंकि मैं मेरी मां के बिना जिंदा नहीं रह सकती, मैं इनको इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हूं। फ्राइड ने झूठ बोला। कई बार डॉक्टर झूठ बोलते हैं। उन्होंने झूठ बोला कि चिंता मत करो, आपकी मदर ठीक हो जाएंगी, लेकिन एक शर्त है। लड़की ने बोला क्या? इन्होंने कहा कि आपको हमारे कैंपस में लंबे समय तक रहना होगा, लंबा ट्रीटमेंट चलेगा। लड़की ने कहा कोई बात नहीं, ओके बेटा सुन ले तू, व्हाट इज दिस, लाइफ चेंजिंग बातें है ना। एक शब्द भी मिस हुआ तो समझो कुछ मिस हुआ, एक नंबर गया। कहां पे थे? ओके, एक कोटेज दे दिया। कोटेज समझते हो? कैंपस में एक कोटेज दे दिया, पेशेंट को एडमिट कर दिया, लड़की अटेंडेंट ग्रुप में साथ रह गई, लंबा ट्रीटमेंट चलेगा, 6 महीने साल भर पर ठीक हो जाएंगे। ओके, लड़की बहुत खुश है। और इत्तेफाक फ्राइड ने अपने कलीग, आपने नाम सुना होगा, जोसेफ ब्रेयर, नाम सुना है किसी ने? प्रश्न आ चुका है इन पे। जोसेफ ब्रेयर ये एक डॉक्टर थे। जोसेफ ब्रेयर कौन थे? डॉक्टर थे। फ्रॉइड ने इनको भेजा और इनको बोला कि आप रोज जाओगे, क्योंकि लंबा ट्रीटमेंट चलना है, इसलिए आप इनको रिपोर्ट करोगे, मेरे को एक वीक में 15 दिन में बता देना क्या हालचाल है पेशेंट के, पर रोज जाओगे। जोसेफ ब्रेयर ने बोला ओके। और ये गए पहले दिन। क्या होता है पहले दिन? देखना। इत्तेफाक ये था कि ये जो ब्रेयर थे ये देखने में बहुत खूबसूरत थे, डॉक्टर साहब। और जैसे ये गए पेशेंट का इलाज करने के लिए उस कोटेज में, अटेंडेंट के रूप में वो लड़की है, लड़की ने इनको देखा। और कई बार ऐसा होता ना कि पहली नजर में ही देखते किसी को किसी से प्यार हो जाता है। इस कहानी में भी लड़की ने जैसे ही इनको देखा, लड़की उनको दिल दे बैठी। लेकिन यह ऐसा प्यार है जो अक्सर आप लोगों को होता है, वन साइडेड। ये क्या था? वन साइडेड था, मतलब लड़की को इनसे प्यार हो गया, लेकिन इनको तो पता भी नहीं है। ओके, हो गया। ये अपना काम करके ट्रीटमेंट करके चले गए। रोज आते चले जाते, रोज आते चले जाते। लड़की अपनी डायरी लिखती है, और वो अपनी डायरी में ये सारी बातें लिखती है कि आजकल ये क्या हुआ, मुझे ये क्या हो रहा है जो आज तक नहीं हुआ। क्योंकि अक्सर डॉक्टर साहब जब आते थे, उनका समय फिक्स था, शाम को आते थे, कि अक्सर मेरी निगाहें बार बार दरवाजे पे क्यों जाती हैं, मैं बार बार घड़ी को क्यों देखती हूं। और जैसे ही उनके आने का टाइम होता तब तो मामला और भी गंभीर हो जाता, दिल धाड़ धाड़ करके बजने लग जाता। और जब वो आ जाते तो मामला और भी सीरियस था, क्योंकि लड़की लिखती है, लड़की बाद में उसकी डायरी पढ़ी गई। सुन रहे हो आप मेरी बात? हर एक शब्द गौर करने लायक है। कि उनके आने के बाद मेरा बिहेवियर अब नॉर्मल हो जाता है। कैसा हो जाता है? अब नॉर्मल, सामान्य नहीं रहता। जैसे वो जाके बैठते, ओके साहब ओके, इंजेक्शन लगाना है, पानी लेके आओ, तो लड़की जैसे उनके पास जाती तो हाथ कांपने लग जाते, खड़ी होती सर टकरा जाता, चलती ठोकर लग जाती, बोलती कुछ निकलता कुछ। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? कभी मां बाप के सामने आपकी कोई चोरी पकड़ी गई हो तो बाप बोलते कुछ हो रहा है, निकलता कुछ हो रहा है, पापा पूछ रहे हैं, बोलना कुछ हो रहा है, निकलता कुछ हो रहा है।
आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? ये तो सारी कहानी बताई है। तभी तो मन को समझना है। मनोविश्लेषण का मतलब हम मन को समझने की कोशिश करेंगे और वाकई समझ लेंगे अगले 5 घंटे में। तो लड़की के साथ ये सब हो रहा था अब नॉर्मल, और उसने अपनी डायरी में लिखा कि ये सब मेरे साथ हो रहा है। एक दिन क्या होता है, सुन रहे हो मेरी बात? लड़की मन में ठानती है कि मैं कल इस नाटक का पटाक्षेप कर दूंगी और कल मैं उनको बता दूंगी, क्योंकि अब तक बताया ही नहीं है, उनको तो पता ही नहीं है, एक तरफा चल रहा है। लेकिन जैसे ही समय हुआ कुछ और हो गया। लड़के ने कहा हिम्मत करके कुछ कहना है। हाँ बोलो, क्या कहना है? ये कहना है कि आप थोड़ा लेट हो गए। ओके, कुछ और बोल दिया, कुछ और बोल दिया। वो बात जो कहनी थी वो जुबान पे नहीं आई। लड़के ने लाख कोशिश करी लेकिन कह नहीं पाई। तो फिर लड़की ने एक दूसरा निर्णय किया। पता है क्या किया? लड़के ने यह निर्णय किया, कई बार ऐसा होता है कि मैं उनको बता तो नहीं पाऊंगी लेकिन कल मैं उनको टच करूंगी। टच सुना आपने? कई बार आपने ऐसा हुआ कि जिसको चाहते हैं एक बार बस टच कर लें तो जिंदगी सफल हो जाए, ऐसा सुना है? कई बार ऐसा होता है ना, कोई स्टार, कोई सेलिब्रिटी इधर आती है तो आपका मन करता है टच कर लें, एक बार बस टच कर लें, जिंदगी सफल। ये इमोशनल लोगों की कहानी है, आपकी कहानी नहीं है। आप तो पूरा टच होते रहते हो, कुछ नहीं होता। सुनना, समझना, सुन रहे हो? लड़की ने निश्चय किया कि मैं उनको टच करूंगी और दूसरे दिन ऐसा कर दिया। क्या किया? डॉक्टर साहब आगे बैठ गए। लड़के ने अपने आप को कंट्रोल किया और फिर हवा के झोंके की तरह उनके बगल से निकल गई, और निकलते समय इंटेंशनली, जानबूझ के उसने अपनी थाई डॉक्टर साहब को यहां से टच कर दी, चली गई। लड़की को वो पल बहुत आनंद के लगे। उसने अपनी डायरी में लिखा कि वो क्षण, मैंने पूरी जिंदगी सब कुछ पा लिया मैंने, अब मुझे कोई गम नहीं है, भगवान मुझे उठा ले तो भी कोई गम नहीं है। और उधर देखिए डॉक्टर साहब को पता भी नहीं लगा क्या हुआ, पता ही नहीं। ओके, सब कुछ ठीक चल रहा है, बोलिए। लेकिन चीजें बहुत दिनों तक ठीक कहां चलती हैं, और इस कहानी में भी ट्विस्ट आना था, वो आया। और क्या हुआ? अचानक ट्रेजेडी होती है और लड़की की मां लड़की को छोड़ के चले जाती। और जैसे यह हादसा होता है, मानो लड़की नींद से जागती है और वो सोचती ये कैसे हो सकता है, ये क्या हुआ? मां जिसके बिना मैं रह नहीं पाऊंगी, मां मुझे छोड़ के कैसे जा सकती है? लेकिन चली गई थी। फिर वो सोचने लगी, देखो कितनी इमोशनल है। फिर वो सोचने लगी कि आखिर ऊपर वाला मेरे साथ ये कैसे कर सकता है, मेरे साथ नहीं कर सकता। फिर वो सोचने लगी कि हां, मेरे साथ तो ये होना ही था, मां को मुझे छोड़ के जाना ही था। क्यों? क्योंकि मैं आई तो थी मां का इलाज कराने, लेकिन मैं तो किसी के प्यार में भटक गई। मेरे को उनकी सेवा करनी चाहिए थी, मैंने नहीं करी, बल्कि मैंने तो अपना रास्ता ही खो दिया। मैंने पाप किया, मैंने गुनाह किया, और ऊपर वाले ने मुझे मेरे पाप की सजा दी और मुझसे मेरी मां को छीन लिया। अब आप सोचिए, एक इमोशनल लड़की, उसकी मां चली गई, दुनिया में और कोई नहीं है, और उसका कसूरवार वो खुद को मान रही है। तो इसका क्या हस्र होना है, समझ सकते हैं आप? वो लड़की बीमार हो गई, उसने बिस्तर पकड़ लिया और उसका वो पांव जिसने डॉक्टर साहब को छुआ था उसमें पैरालिसिस हो गया, लकवा हो गया, सुन्न हो गया। अब सोचिए, उस लड़की का कोई नहीं दुनिया में, बीमार हो गई, मां को खो चुकी है, अपने आप को जिम्मेदार मान रही है, और पांव हो गया सुन्न, लकवा, पैरालाइज। फ्रॉइड ने उस केस को अपने हाथ में लिया और उस लड़की का पूरा चेकअप किया, पूरा डायग्नोस किया। पता लगा कि उसके नर्व सिस्टम में या फिजिकली कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी जिसकी वजह से हिस्टीरिया होता, जिसकी वजह से यह लकवा होता, पर वो तो था। इसका मतलब फ्राइड ने यह समझा कि बात कोई और है। फिजिकली तो कोई सिम्टम है ही नहीं, फिजिकली तो कोई गड़बड़ है ही नहीं, गड़बड़ तो कोई और है। बाद में उन्होंने लड़की से दोस्ती की और उसके अंदर की बातें पता लगाई। इसको बोलते हैं टॉक थेरेपी। टॉक थेरेपी पहली बार सिगमंड फ्रॉइड ने दी है, तो जिंदगी बदलती है हम सबका। तो उनको पता लगा कि बात तो कोई दूसरी है, और बात यह है, जैसे फ्राइड को पता लगा कि ये अपने आप को गिल्ट में जी रही है, इसकी वजह से ये है, तो उन्होंने उस लड़की को समझाने का प्रयास किया, इनको भी साथ लिया, बुलाया, दोनों ने मिलकर लड़की की सारी बातें जानी। दिल खोल के बता दो आज जो भी तुम्हारे दिल में है। लड़की ने सब बता दिया।
इसके बाद फ्राइड साहब ने इस लड़की को समझाया, जिसका नाम उन्होंने बाद में रखा अन्ना, उनकी डॉटर का नाम भी अन्ना था। फ्राइड ने अन्ना को समझाया और समझाने में कामयाब रहे। उन्होंने उसको बोला कि तुम तो नाहक परेशान हो रही हो, तुम तो बहुत अच्छी हो, इवन तुमने जो किया उतना किसी ने नहीं किया, कोई नहीं कर सकता। अलबत्ता जब तुम अपनी मां को लेके आई थी तभी वो जाने वाली थी, लेकिन ये तुम्हारा प्यार था जिसकी वजह से वो इतने दिन रही, और वो लिख के छोड़ के गई है कि मैं तो कभी भी जा सकती थी, लेकिन मेरी बिटिया मुझे बहुत प्यार करती है, इसलिए मैं इसके कारण से ही जिंदा हूं, और जो हुआ उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। और जैसे लड़की के मन से निकला, उसके मन से बात निकली कि मेरा कोई दोष नहीं है, वो ठीक हो गई, उसका पांव ठीक हो गया, खड़ी हो गई। और जैसे ही लड़की खड़ी हो गई, सिगमंड फ्राइड ने अपनी तमाम डिग्रियां फाड़ के वहीं पे फेंक दी और यह कहा कि आज के बाद मैं लोगों के तन का इलाज नहीं करूंगा बल्कि मन का इलाज करूंगा। तब से मनोविश्लेषण सामने आया। क्या सामने आया? मनोविश्लेषण सामने आया। अब आप सोच सकते हैं जिसकी कहानी इतनी शानदार हो, वो मनोविश्लेषण कैसा हो सकता है, और आपकी परीक्षा में कितना वेटेज उसका हो सकता है। क्या क्या खास बातें हैं? 3 चीजें हैं। 3 चीजें क्या कहते हैं? ये आपने लिख लिया सबने? मनोविश्लेषण 3 चीजें क्या हैं, इसको हम पढ़ेंगे। दरअसल इसके सिगमंड फ्राइड की 3 बातें हैं। क्या क्या 3 बातें हैं? सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनका डायनेमिक मॉडल, जिसको बोलेंगे, लिखना है सबको, गत्यात्मक मॉडल। कौन सा मॉडल? गत्यात्मक मॉडल, जिसको डायनेमिक मॉडल बोलते हैं। इसको स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी भी बोलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी। तो एक है गत्यात्मक मॉडल। कई बार तो इनसे ही परीक्षा में प्रश्न आते हैं, यहीं पे होश उड़ जाते हैं लोगों के, क्योंकि उन्होंने नाम सुने ही नहीं होते। पूरी साइकोलॉजी पढ़ ली सब, पता नहीं हमने कौन सी कचरा बुक पढ़ी, हमको पता ही नहीं है। गत्यात्मक मॉडल इंग्लिश में डायनेमिक मॉडल, या फिर स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी या स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी भी बोलते हैं इसको। ये आपके पर्सनैलिटी में भी है, व्यक्तित्व में भी है, बाल मनोविज्ञान में तो खैर है ही। तो स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी एक गत्यात्मक मॉडल है। दूसरा आपने सुना हो किसी ने, स्थलाकृति। शाबाश। स्थलाकृति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टोपोग्राफिकल मॉडल। ऐसे है हिंदी में लिखा हुआ, टोपोग्राफिकल मॉडल किसने दिया? तो जिसको पता नहीं था टोपोग्राफिकल स्थलाकृति को कहते हैं, वो फ्रॉइड ने करके आया। और तीसरा फिर साइकोसेक्सुअल। तो अभी हम पहले बात करेंगे गत्यात्मक मॉडल की। किसकी बात करेंगे? गत्यात्मक मॉडल की। और गत्यात्मक मॉडल में क्या है? दरअसल गत्यात्मक मॉडल में वो 3 चीजें हैं जो अक्सर आपने सुनी है और आपके भी इंटरव्यू में पूछा जाता है। और वो 3 चीजें कौन सी हैं? इड, ईगो और सुपर ईगो। यानी हम सबकी पर्सनैलिटी में 3 फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण है, जिनको हम व्यक्तित्व की प्रवृत्तियां बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मन की प्रवृत्तियां बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रवृत्तियां। चाहे मन की बोले, व्यक्ति की बोले, टेंडेंसी बोले, ये 3 काफी महत्वपूर्ण है। तो इनका हम तीनों का अध्ययन करेंगे। तो क्या क्या है वो? सबसे पहले 1 नंबर डालिए आप, और 1 नंबर डाल के लिखिए। हिंदी में और इंग्लिश में दोनों लिखना है। परीक्षा में इंग्लिश वाला जरूर आता है, तो 1 नंबर डाल के हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? इदम। क्या बोलेंगे? और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इड। शाबाश। इदम या इड। इदम या इड। इदम या इड क्या होती है? सबसे पहले एक लाइन लिखो, लिखिए, मन को जो अच्छा लगे, मन को जो अच्छा लगे करने की छूट। मन को जो अच्छा लगे करने की छूट चाहने वाली प्रवृत्ति। मन को जो अच्छा लगे करने की छूट चाहने वाली प्रवृत्ति। ऐसा लिखना है आपको, परीक्षा में ऐसा आता है। इड है, इड। इड है मन को जो अच्छा लगे करने की छूट चाहने वाली प्रवृत्ति। बोलिए क्या है? इड है। ये तो सिंपल याद रहेगा सबको। इड के बारे में रीड से लेके फर्स्ट ग्रेड तक अब तक जो जो प्रश्न आ चुके हैं, जो जो बातें आ चुकी है, शॉर्ट में 5-6 बातें हैं, एक साथ मैं आपको लिखाऊंगा। पहले आप ये समझ लें कि आखिर इड होता क्या है। तो बोलिए, लिखा सबने? इड क्या है? इड हम सब में है।
और कौन सी टेंडेंसी है कि जो भी हमें अच्छा लगे हम उसको कर लें, हम उसको पालें, ये इड है। इड हम सब में है, बोलिए है। ओके, ये दरअसल बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है, ये जैविक पक्ष है जिसमें हम अपने शरीर के नीड्स की पूर्ति करना चाहते हैं और बहुत जल्दी करना चाहते हैं। आप सुन रहे हो मेरी बात? इड प्लेजर प्रिंसिपल पे आधारित है। किस पे? प्लेजर समझते हो किसको बोलते हैं? आनंद के सिद्धांत पे आधारित है। किस पर आधारित है? आनंद के, यानी हमें जो भी अच्छा लगे हम करना चाहते हैं, वो इड है। ध्यान दें, कोई भी खूबसूरत चीज आपकी नजर पड़ती है ना, किसी भी खूबसूरत चीज पे जैसे आपकी नजर पड़ती है आपका मन क्या करता है? बोलो ना, काश ये मुझे मिल जाए या काश ये मेरी हो जाए। ये इड है, हम सब में इड होती है। अगर खाली इड होती तो फिर ये दुनिया चलती नहीं। इसके बाद में ईगो आएगा, है ना, ईगो बोलेगा ये तुम्हारी कैसे हो जाए, ये तो किसी और की है, वो ईगो होगा। ये इड है। तो इड की पहली बात, मन को जो अच्छा लगे वो पाने की चाहत करना क्या है? इड है। दूसरी बात लिखो इसमें, ऐसे करके लिख लो, आप छोटे छोटे बिंदु लिख लो ऐसे करके शॉर्ट में। इड तो लिखा हुआ है, आपका लिखा हुआ है ना, तो लिखो दूसरी बात, यह है सुखवाद। देखो परीक्षा में मैं आपको फिर बता दूं, हिंदी के शब्द बदल सकते हैं। कभी सुखवाद आता है, कभी आनंदवाद आता है, कभी हेडोनिज्म आता है। कल याद है हमने आपको एक टर्म बोला था, हेडोनिस्टिक बोला था कोहलबर्ग में। कौन सी स्टेज थी वो? बताओ। सेकंड, शाबाश। ये कुछ बच्चे होते हैं ना जो 2 से 4 प्रश्न यही कर पाते हैं, वही तो भीड़ से अलग करता है। बाकी सामान्य बातें तो कोई भी पढ़ा देगा, कोई भी पढ़ लेगा, कोई भी कर देंगे, और वो 4 या 5 प्रश्न ऐसे हैं जो आपका सिलेक्शन कराते हैं, वही तो हटके होते हैं। चलिए, तो क्या लिखा? ये सुखवाद ओब्लिक आनंदवाद ओब्लिक हेडोनिज्म ओब्लिक प्लेजर प्रिंसिपल। प्लेजर प्रिंसिपल पर आधारित है। प्लेजर प्रिंसिपल पर आधारित है। तो इड के बारे में हमने अभी 2 बातें देखी। एक तो मन को जो अच्छा लगे वो इड है। दूसरी बात, ये सुख चाहता है, आनंदवाद या हेडोनिज्म या प्लेजर प्रिंसिपल पर आधारित है। ये दूसरी बात, सिंपल, सबको याद रहेगा। तीसरी बात, ये सवाल जाने कितनी बार आया है, आपके 3rd ग्रेड में भी आया है कि इड की शुरुआत कब होती है, ईगो की कब होती है और सुपर ईगो की कब होती है? बताइए, इड की शुरुआत कब होती है? एनीबडी? यस, इसका जवाब है इड बाई बर्थ है, जन्मजात है। तो तीसरी बात लिखो आप, यह जन्मजात प्रवृत्ति है। यह जन्मजात प्रवृत्ति है। यह जन्मजात प्रवृत्ति है। यह जन्मजात प्रवृत्ति है। सिंपल। ईगो कब आता है पता है? वो एट द एंड ऑफ ओरल स्टेज। सुपर ईगो एट द एंड ऑफ फेलिक स्टेज। ये लिखवाएंगे हम आपको, सीधे सीधे आते हैं प्रश्न, पता है ना आपको। तो ये जन्मजात पर, हम सब में जन्मजात इड है। आप मुझे एक बात बताना, इड में आप जिस चीज को देखें वो खूबसूरत लगे, आपको अच्छी लगे, तो आप उसको पाना चाहते हैं। बोलिए, पाना चाहते हैं। अगर आपको मिल जाए तो आपको कैसा लगेगा? बोलिए, आनंद मिलेगा ना, अच्छा लगेगा ना। ओके, पर वो तो किसी और की है, इसलिए किसी और को क्या होगा? बोलो, दुख होगा। इसका मतलब इड में खुद को क्या मिलती है? खुशी, और किसी और को दुख या तकलीफ। कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। बाग में गए, फूल खिले, आपका मन करता है तोड़ लूं, ये इड है। ये एग्जांपल आए परीक्षा में, क्योंकि आपको तो अच्छा लगेगा लेकिन किसी का नुकसान हो रहा है। तो लग्जरी गाड़ी जा रही है, ऐसे आपका मन करता है कि काश एक पत्थर फेंकूं पलट जाए, ये इड है। आपको खुशी मिलती है, किसी और को तकलीफ होती है। गुब्बारे वाला आपके पास से गया, आपका मन करता है आलपिन चुभो दूं, ये इड है। आपको मजा आएगा पर उसका नुकसान हो जाएगा। कहते हैं ना, कोई टकला आपके पास से जाता है तो आपका मन करता है, ये इड है। ये क्या है? इड। तो मोटे तौर पे याद रखना है, इड में खुद की खुशी और दूसरों को तकलीफ। अभी इससे पहले रीट में आया था, याद है आपको वो 3 शब्द? एंजिल इन ए मैन,
डेविल इन ए मैन इन ए मैन। तो बोलिए, खुद की खुशी के लिए दूसरों को तकलीफ देने वाली बात देवताओं की है कि राक्षसों की है, फरिश्तों की है कि राक्षसों की है कि इंसानों की? राक्षसों की। और राक्षसों को इंग्लिश में बोलते हैं डेविल। क्या बोलते हैं? इसलिए वो सवाल आया था रीट में, जिसको ढूंढते फिर रहे थे फैकल्टीज। आप तो खैर बच्चे हो। क्या है वो तीसरी बात? लिखो, ये है, ऐसे लिखना है जैसे मैं लिख पा रहा हूं, डेविल इन ए मैन है, डेविल इन ए मैन। ये है डेविल इन ए मैन है, या इसे डेविल इन ए मैन कहते हैं, एक ही बात है। यह है डेविल इन ए मैन है। इड के बारे में पहली बात आपने लिखी, क्या होती है इड? जो मन को अच्छा लगे उसकी छूट चाहती है इड। इड के बारे में दूसरी बात कौन सी लिखी? सुखवाद, आनंदवाद। इंग्लिश का पहला वर्ड कौन सा? निज्म, हेडोनिज्म। और दूसरा कौन सा प्रिंसिपल? प्लेजर प्रिंसिपल आधारित है। इड की तीसरी बात, यस, इड कब होती है? जन्म जाति होती है साहब। और चौथी बात, डेविल इन ए मैन है। क्या है? डेविल इन ए मैन। आपको पता है हमारे शास्त्रों में 3 प्रवृत्तियां दे रखी हैं, सबको पता है, सात्विक, तामसिक और राजसिक। तो बोलिए इड कौन सी होगी? पूछा गया है, तामसिक, राजसिक या सात्विक? जवाब है तामसिक। क्यों? हम कहते हैं ना लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, ये तामसिक प्रवृत्ति है, ऐसा बोलते हैं। कोई लहसुन प्याज खाता है तो खुद को तो क्या लगता है? अच्छा, लेकिन बगल वाले को बैड स्मेल देते हो, इसका मतलब किसी को तकलीफ दे दी। तो इड में खुद की खुशी है, दूसरे को तकलीफ है। 3 और प्रवृत्तियां आपने सुनी होगी, देवीय, दानवी और मानवी। तो बोलिए दानवी है। खुद की खुशी के लिए दूसरों को तकलीफ देना तो राक्षसों का काम है। बोलिए है। वैसे ही आपने एक सुना होगा पाश्विक। पाश्विक मतलब पशु जैसी। तो यह भी परीक्षा में आया है। अगली बात लिखो सॉरी, इसे दानवी, दानवी मतलब राक्षसों जैसी या आसुरी, ये सारे शब्द ध्यान रखना। इसे दानवी या आसुरी या पाश्विक या तामसिक प्रवृत्ति भी कहते हैं। तामसिक प्रवृत्ति भी कहते हैं, तामसिक प्रवृत्ति भी कहते हैं। ओके, दानवी, आसुरी, पाश्विक, तामसिक प्रवृत्ति भी कहते हैं। इसको प्राइमरी प्रोसेस ऑफ थिंकिंग कहते हैं, वो बात मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी आप इतना ही समझे कि इसका दूसरा नाम आए तो परीक्षा में कर दोगे आप, तामसिक, पाश्विक, आसुरी, दानवी कर दोगे ना? ओके, एक और बात, हम डायनेमिक मॉडल पढ़ेंगे, इड, ईगो और सुपर ईगो। उसके बाद हम पढ़ेंगे टोपोग्राफिकल मॉडल, जिसमें हम पढ़ेंगे चेतन, अचेतन और अवचेतन, अर्धचेतन। तो वहां पे चेतन, अचेतन, अवचेतन, एक आइसबर्ग वाली बात पता है ना आपको, बर्फ की शिला। तो उसके साथ इन दोनों को मिलाएंगे, जोड़ेंगे। और तीसरी चीज साइकोसेक्सुअल, उसको भी जोड़ेंगे। उसको हमने यहां पे जोड़ा कि जन्म से होती है। अगली ईगो हम देखेंगे कि साहब आपके मुखावस्था के अंत में होती है। तो तीनों जुड़ जाएंगे, है ना? इसलिए एक महत्वपूर्ण बात यह आती है, और बहुत बार पूछा गया परीक्षाओं में, ध्यान से सुनना इसको, कि इड हमारे जो मन के 3 स्तर हैं, 3 लेवल्स है, कॉन्शियस, प्रीकॉन्शियस और सबकॉन्शियस, सॉरी अनकॉन्शियस। तो कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और प्रीकॉन्शियस या सबकॉन्शियस 3 लेवल आएंगे, अभी कराएंगे हम आपको, बिल्कुल तरीके से हो जाएंगे। तो इड का संबंध किससे, ईगो का संबंध किससे और सुपर ईगो का संबंध किससे, यह सवाल पूछा गया है फर्स्ट ग्रेड में। तो बताएंगे आप तीनों का। तो ध्यान रखना, इड का किससे, ईगो का किससे और सुपर ईगो का किससे। तो सुपर ईगो और ईगो दोनों तो तीनों लेवल से संबंधित होती है, और इसका संबंध केवल और केवल अचेतन से होता है। इसलिए इसको अचेतन का राजा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अचेतन का राजा। तो अगली बात आप लिखो, इसे अचेतन का राजा, अचेतन का राजा, इसे अचेतन का राजा कहते हैं। इसे अचेतन का राजा कहते हैं। फाइनली इसमें होता क्या है, इसका कंटेंट क्या है, तो इड में क्या रहता है? तो ध्यान दें,
हम सबको किस में मजा आता है पता है? किस में आनंद मिलता है? एक विडंबना है, आप इधर देखो, कि हमें किसी और को तकलीफ होती है, उसमें मजा आता है। आप बोलेंगे साहब ये कैसी बात है, ये प्रूव होगी अभी। किसी और को तकलीफ, आप हटा लो गाल से हाथ दोनों, सो जाओगी नहीं तो। किसी और को तकलीफ, हमको खुशी, ये इड की पहली विशेषता है। इसलिए तो ये आसुरी है, इसलिए तो पाश्विक है, इसलिए तो दानवी है। आप सुन रहे हो ना? तो मोस्टली क्या होता है, इड में हमारी वो इच्छाएं होती हैं जिनको हम ओपनली किसी के सामने कह नहीं पाते हैं। जब बच्चे थे तो एक्सप्रेस करते थे, तब जानते नहीं थे, लेकिन अब बड़े हो गए इसलिए नहीं करते। तो कौन सी वो बातें हैं जो हम दूसरों को नहीं कह सकते? बताओ देखें, कौन सी वो बातें हैं जो दूसरों को नहीं कह सकते? जवाब है सेक्सुअल अर्ज, जवाब है कामुकता वाली बातें। कौन सी बातें? तो कामुकता वाली बातें, अनैतिक बातें। अनैतिक भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं ना। अनैतिक पता नहीं क्या हो सकता है, किसी दूसरे की चीज चोरी कर लें, वो अनैतिक है। अनैतिक बहुत सी बातें हैं, समाज के नियमों के खिलाफ जो भी है वो सब अनैतिक है। तो कामुक, अनैतिक, अग्रेसिव, आक्रामक, बहुत बार मन करता है कि इसका इलाज कर दूं, पर क्या आप उसको एक्सप्रेस करते हो? नहीं करते। इसका मतलब महत्वपूर्ण बात क्या है, लिखो इड की आखिरी बात, इसमें कामुक, सेक्सुअल, कामुक को इंग्लिश में बोलते हैं सेक्सुअल, अनैतिक, एमोरल, नॉन मोरल, आक्रामक, अग्रेसिव, हेटर्ड, घृणित, जिनसे हम नफरत करें, हेटर्ड। सबको इंग्लिश में लिखने की जरूरत नहीं है, मेरी तो आदत है इसलिए कुछ लिख देता हूं। जहां मैं बोलूं इंग्लिश में लिखना है वो जरूर लिखना है। तो इसमें कामुक, अनैतिक, आक्रामक, घृणित प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। तो इड के बारे में यह खास है। कौन कौन सी प्रवृत्तियां पाई जाती हैं इसमें? पहला शब्द लिखा आपने कामुक, दूसरा अनैतिक, तीसरा आक्रामक, चौथा घृणित। यानी ये तमाम इनसे संबंधित चीजें होती हैं, वो हमारी किस में मिलती हैं? इड में पाई जाती हैं। किस में पाई जाती हैं? इड में। तो सिंपल, मेरी बात समझ में आई आपको? हम पढ़ रहे हैं डायनेमिक मॉडल। कौन सा पढ़ रहे हैं? डायनेमिक मॉडल। और डायनेमिक मॉडल में सबसे पहला क्या है? हिंदी में इदम और इंग्लिश में इड। इड की पहली बात है, इसमें मन को कैसा लगता है वो काम करें हम, अच्छा लगता है। दूसरी बात, सुखवाद, आनंदवाद, प्लेजर प्रिंसिपल याद रहेगा आपको आराम से। तीसरी बात, ये कब विकसित होती है? जन्म से ही होती है साहब। चौथी बात, डेविल इन ए मैन बोलते हैं इसको। पांचवी बात, दानवी, आसुरी, पाश्विक या फिर तामसिक प्रवृत्ति कहते हैं इसको। और किसका राजा? अचेतन का राजा। और इसमें कौन सी प्रवृत्तियां होती हैं? कामुक, अनैतिक, आक्रामक, घृणित प्रवृत्तियां। सिंपल। तो बोलिए इड के बारे में परीक्षा में आपको कोई भी सवाल पूछे, जो इनमें से है कर देंगे आप? बोले कर देंगे, और गारंटी से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, इनमें से आएगा। अब क्या होता है साहब, सुन रहे हो? जाने रोज आप कितनी ऐसी चीजें देखते हैं सुनीता, कि उनको देख के आपका मन करता है कि काश ये मेरी हो जाए। लग्जरी गाड़ी किसी की देखी तो मन काश मेरी हो जाए। होता है कि नहीं होता? किसी की बहुत अच्छी कॉस्ट्यूम देख लिया आपने, कपड़े देखे, जो भी कुछ भी देखा आपने, किसी के बाल देखे एक लड़की ने, वहां तक मेरे ही हो जाए, सोचते हैं कि नहीं? हम सोचते हैं। रोज बहुत सी चीजें हम देखते हैं जो हमें पसंद आती हैं, हमारा मन करता है कि काश ये मेरी हो जाए। खूबसूरत चीज है कोई, मेरी हो जाए। क्या वो आपकी होती है? क्या वो आपको मिलती है? क्यों? क्योंकि वो दूसरों की है। क्यों नहीं मिलती आपको? आप सोचिए, हमारे मन में एक थॉट आएगा कि नहीं कि साहब जो बहुत अच्छी चीजें हैं वो हमारी होती नहीं है, क्योंकि वो तो दूसरों की हैं। आपका मन करे कि ये काम मैं कर लूं तो मजा आ जाए। ऐसा करता कई बार? क्या आप वो काम कर सकते हो? बोलिए बोलिए। नहीं कर सकते हम। 100 बार सोचा, 100 काम ऐसे हैं जिनमें मजा आ जाए, हम एक ही नहीं कर पाते उनमें से। तो जब हम, जिसमें हमको मजा आए वो काम तो कर नहीं सकते, और जो हमें अच्छी लगे वो चीजें हमको मिलती नहीं है,
तो फिर हम इस दुनिया में जी क्यों रहे हैं? फिर जीने का फायदा क्या है? फिर मतलब क्या है? यह बात भी दिमाग में आती है, बोले आती है ना। और यह बात फ्रस्ट्रेशन पैदा करती है। इस फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए एक और कमाल की चीज है हमारे मन में, उसका नाम है ईगो। उसका नाम क्या है? ईगो। ईगो हमको समझाता है कि तेरे को यह लग्जरी गाड़ी चाहिए तो मेहनत कर, सर की क्लास ले, आरएस बनेगा, एसडीएम बनेगा, मिल जाएगी। यानी स्वीकृत तरीकों से इच्छाओं की पूर्ति करवाने वाला है ईगो। दर्पण दिखाने वाला है ईगो। वास्तविकता से परिचय कराने वाला है ईगो। तो 2 नंबर हमारे मन में है ईगो, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अहम। उसको हिंदी में क्या बोला? इदम। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? अहम। शाबाश। तो 2 नंबर करके लिखिए, अहम। इंग्लिश में ईगो, अहम इंग्लिश में ईगो। अहम, ईगो। लिखो पहली बात, कल्पना व यथार्थ। कल्पना व यथार्थ में, कल्पना व यथार्थ में समन्वय, कल्पना व यथार्थ में समन्वय कराने वाली प्रवृत्ति। जैसा हम लिख रहे हैं वैसा लिखना है। कल्पना व यथार्थ में समन्वय कराने वाली प्रवृत्ति ईगो है। ईगो ऐसे लिखना है, ईगो है, ईगो है। कल्पना व यथार्थ में समन्वय कराने वाली प्रवृत्ति ईगो है। और ध्यान रखना, इड कौन से प्रिंसिपल पे थी? प्लेजर प्रिंसिपल पे। किस पे थी? प्लेजर प्रिंसिपल पे। एक मैंने नाम लिखाया था, कौन सा निज्म था? हेडोनिज्म। और यहां क्या होगा? रियलिज्म। यह बहुत बार पूछा गया है, तो लिखो, यह है वास्तविकता। हिंदी में वास्तविकता भी आ सकता है, यथार्थवाद भी आ सकता है, और कोई नाम भी आ सकता है, लेकिन इंग्लिश वाला ध्यान रखना, यह वास्तविकता अथवा रियलिज्म पर आधारित है। यह वास्तविकता अथवा रियलिज्म पर आधारित है, या रियलिज्म प्रिंसिपल पर आधारित है। बातें की पहली बात, कल्पना यथार्थ में समन्वय कराती है, ईगो। दूसरी बात, यह प्रवृत्ति रियलिज्म पर आधारित है। किस पर आधारित है? रियलिज्म पर आधारित है। दोनों बातें लिखी सबने? बोलो यस। नहीं बेटा, हाँ यही तो बात है। हम अक्सर बोलते हैं ना, उसमें तो ईगो है ना। तो आपने जो सवाल पूछा, दरअसल हम, आपको तो ईगो सेंट्रिज्म में नहीं पता है ना, तो आपने पढ़ा ही नहीं है। तो साइकोलॉजी में तमाम बातें आती हैं, इनको पूरा पढ़ो, फिर आप समझ जाओगे क्या खेल है। तो जनरली हम ऐसा बोलते हैं, उसमें तो इगोस्टिक आदमी है, तो हम नेगेटिव रूप में उसको बोलते हैं ना। ओके, तो अभी मैं आपको, इसके बाद आप तीनों पढ़ोगे तो आप समझ लोगे, किसी में बहुत ज्यादा ईगो है तो वो खराब है। लेकिन यहां खेल होगा, बैलेंस करके चलेंगे सब। कभी सुपर ईगो भी आएगा, ठीक है ना। पूरा देखोगे तो फिर आपको आपकी बात का उत्तर मिल जाएगा। चलिए, पर यहां ईगो क्या कर रहा है? देखा आपने, ईगो हमें डुबोता है कि ईगो हमें उबार रहा है? इसका मतलब ईगो नेगेटिव है कि पॉजिटिव? चलिए, तो पहली बात क्लियर हुई। दूसरी बात, यह वास्तविकता पर आधारित है। अब उसके बाद देखो आप, वहां हमने बोला यस, खुद की खुशी के लिए औरों को तकलीफ देना डेविल इन ए मैन था ना। और यहां पे क्या होगा? 2 बच गए, एक तो एंजल इन ए मैन, एक मैन इन ए मैन। यस, तो इसके बाद हम सुपर ईगो पढ़ेंगे, जिसमें खुद लुट के दूसरों के घर आबाद करेंगे। वो एंजिल होगा, फरिश्ते वाली बात होगी, देवदूत वाली बात होगी। पर ये बीच वाली बात है, इंसानों वाली बात है। किसकी बात है? इंसानों वाली बात। इसलिए तीसरी बात लिखो आप, तीसरी बात लिखो, इसे मैन इन ए मैन, मैन इन ए मैन भी कहते हैं। मैन इन ए मैन भी कहते हैं, मैन इन ए मैन भी कहते हैं। और तीसरी बात ध्यान रखना, 3 प्रवृत्तियां हमने वहां पे देखी थी, दानवी, मानवी
और देवी है, तो ये क्या हो जाएगी? और वो 3 तामसिक, राजसिक और सात्विक थी, उसमें बोलिए 2 बच गई, ये राजसिक होगी कि सात्विक? राजसिक के सात्विक समझते हो? सात्विक किसको बोलते हैं? अब तो हिंदी के बच्चे हो। सात्विक तो संतों और देवताओं वाली है, ये तो इंसानों वाली है, इसलिए राजसिक है। यस, पूछा गया है तो लिखो इसे मानवी या फिर राजसिक प्रवृत्ति भी कहते हैं। इसे मानवी अथवा राजसिक प्रवृत्ति भी कहते हैं। मैंने आपको बताया ना, हर लफ्ज परीक्षा में आ चुका है। और एक सवाल तो जिंदगी बना देता है, एक सवाल जिंदगी बिगाड़ देता है। ये तब पता लगता है जब घर वालों के लाखों रुपए लगा के तैयारी करके पेपर देने बैठते हैं, उस दिन होश आता है, काश ये एक सवाल पता होता, काश ये एक सवाल पता होता। और हमसे पढ़ोगे तो एक सवाल भी ऐसा नहीं होगा तो नहीं आएगा। सोचिए, अनबिलीवेबल। इसलिए पकड़ पकड़ के ला रहा हूं। मुझे पता है तुम बहुत इनोसेंट हो, तुम बहुत मासूम, तुम नहीं जानते तुम क्या कर रहे हो। अपने मैंने देखा है, जयपुर में देखता था मैं, जोधपुर में देखता था मैं, ऐसे मासूम बच्चे कोर्स कर लिया साइकोलॉजी का, तो दोबारा थोड़ी पढ़ेंगे। 4 महीने से साइकोलॉजी का कोर्स किया उसने, 10, 20, 30 हजार रुपए लगा दिए उसने। और मेरे सामने जब बैठे पार्क में तो मैंने पूछा एनोरेक्सिया नर्वोसा, लड़कियों वाली बात, एक कोई नहीं आई। तो इंपॉर्टेंट ये है क्या कि आपने पसीने में, गर्मी में 3 महीने घर वालों से दूर रह के पैसे खर्च करके कोर्स कर लिया, ये इंपॉर्टेंट है? ये तो क्वांटिटी है बच्चों, क्वांटिटी नहीं चाहिए हमको, क्वालिटी चाहिए। भले ही खुद पढ़ लें, लेकिन उनसे पढ़ें जिनकी बातें हूबहू पेपर में मिलेंगी। टाइम हमने 300 घंटे पढ़ ली। अब आप सोचो कि ऐसे बच्चे आपको मिलेंगे? 2 साल हो गया दिन रात लगी रही, ना ससुराल में काम किया, ना घर पे काम किया, नंबर नहीं आया। कहां से आता नंबर? उसने जिनको आदर्श माना था वही गड़बड़ थे, नंबर कहां से आता? परीक्षा में तो 50, 100, 150, 200, 300% ही तो होते हैं। तो फिर आपने 4 महीने क्या पढ़ा? इसका मतलब आपने फालतू चीजें पढ़ी हैं। इसका मतलब आपको यह नहीं पता क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए। मैंने तो लड़ाई यही तो है। ओके, और एक और बताऊं आपको क्या चाहिए? आपको सिलेक्शन के लिए क्या चाहिए? 100 में से 100 चाहिए, 100 में से 75 आ जाएंगे तो काम चल जाएगा नेगेटिव मार्किंग में। कई बार 70 में, 60 में भी काम चल जाता है। हम तो आपको 100 में से 98 देंगे, 98, 98, और आपके तकदीर से बाकी दोनों सब्जेक्ट भी जो मोस्टली यहां पे बच्चे मैथ्स और हिंदी के हैं, उनकी ऐसी फैकल्टी आपको मिली है, वो भी 98 देंगी। तो कौन रोकेगा आपका सिलेक्शन? लेकिन आपकी बेवकूफी अगर है तो फिर 60 नंबर तो वही गए आपके, वही चले गए थे, मैं पकड़ के नहीं लाता तो। लिखो ख्याल। यस, मानवी ओब्लिक राजसिक प्रवृत्ति भी। देखो राजसिक क्यों बोलेंगे? मानवी तो बोला साहब, मानवी क्यों बोलते हैं पता है आपको? इसको मानवी क्यों बोलते हैं? आपने कोई इड वाला काम कर दिया, दूसरे का टिफिन खा गए, इड हो गया। आपके पास किसी का कुछ भी कर लिया, चोरी कर लिया, तकलीफ दे दी, खुद खुश हो गए, बस उसको तकलीफ दे दी, ये इड था ना? तो आपको कोई कहता है कि यार आप क्या हो, आपने खुद की खुशी के लिए किसी को टच कर दिया, उसको बहुत बुरा लगा, आपको मजा आ गया, आया ना? ये क्या थी? इड थी। ठीक है, नहीं थी इड? ओके, हमने कहा ये क्या कर रहे हो? आप इंसान हो, कोई राक्षस थोड़ी हो जो उसकी मर्जी के बिना उसको टच कर रहे हो। आप बोलेंगे साहब मैं इंसान हूं, भगवान थोड़ी हूं। इसका मतलब आप बीच वाले हो। क्या हो? बीच वाले हो। राजसिक क्यों बोलते हैं? हम अपने आप को नहीं संभाल पाते। बोले संभाल पाते हैं क्या? आपको खुद को संभालना था, खुद बढ़िया घर वालों ने भेज दिया, अच्छे सर से पढ़ना, अच्छी किताब ले आना, कितना भी खर्चा लगे, और आप जैसे कुछ तकदीर वालों को तो पापा के अलावा ससुराल वालों ने बोला कोई चिंता मत करो, आप पैसे हम देंगे, तुम तो तैयारी करो। आपको करना था फैसला, करना था ना, लेकिन आप अपने आप को नहीं संभाल पाए। अगर संभाल पाते तो सिलेक्शन क्यों नहीं होता? गलती तो करी ना, अब तक जो करी पास, उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो आप अपने आप को नहीं संभाल पाते। राजा तो खुद को भी संभालता और कितने लोगों को संभालता है? बोले संभालता है, इसलिए वो इंसानों से बेहतर है कि नहीं? लेकिन हम एक सुख के लिए दर दर भटकते हैं, और राजा के पास तो कितने सुख होते हैं। कृष्ण भगवान के 60,000 रानियां थी। इसका मतलब राजसिक, इसका मतलब राजसिक, जो न तो भगवान है और न ही
ये बीच वाले नए ही शैतान है। तो राजसिक इसलिए बोला, मानवीय इसलिए बोला। ये बात क्लियर हुई। तीसरी बात, तीसरी महत्वपूर्ण बात आपको याद है, मुझे याद है 2017 में जब मैं जयपुर था, मेरे चैनल पे एक वीडियो है जो मैं आपको कई बार बता भी चुका हूं। एक दिन पढ़ाया था मैंने, 30 में से 26 प्रश्न आए थे उसमें, और जो 2-2 साल से पढ़ रहे थे, पढ़ा रहे थे, किताबें चल रही थी जिनके रास्ते, उसमें हमारी किताब भी नहीं थी, क्योंकि मैं तो एनसीईआरटी बेस पढ़ाता हूं शुरू से ही। उनके 30 में से 2 प्रश्न भी नहीं थे, किसी के नहीं थे, किसी के भी, नो वन। तो उसमें एक सवाल आया था। अब जब प्रश्न नहीं थे तो फिर आंसर की तो कहां से आती। उसमें एक सवाल आया था, और उसके बाद वो सवाल आप हर जगह देख रहे हो, एंड दैट वाज रिप्रेशन। रिप्रेशन याद है? रिप्रेशन के लिए हिंदी में क्या शब्द आया था? दबाव। शाबाश, क्या आया था? दबाव। वो दबाव और रिप्रेशन बहुत शानदार चीज है जो ईगो के पास है। अब देखो क्या होता है, सुन रहे हो ना? अब जाने मन में कितनी भावनाएं उमड़ती हैं, कितनी अच्छी चीजें हमको लगे कि हमारी हो जाए, हम करना चाहते हैं बहुत से काम जो हमें खुशियां दें, चाहे किसी और को तकलीफ हो तो हो। ये सारे खेल इड के ही तो हैं, है ना? तो ईगो क्या करता है? ईगो वो काम, वो चीजें जो अनैतिक है, आक्रामक है, सेक्सुअल है, जिनको आप पूरा नहीं कर सकते, उन चीजों को क्या करता है? एक तरीका है उसके पास, और वो तरीका है डिफेंस मैकेनिज्म। क्या तरीका है? रक्षा प्रक्रम। कौन सा प्रक्रम? और उस रक्षा प्रक्रम के तहत एक काम आपने सुना होगा कि साहब ऐसी चीजें हम अपने आप भूल जाते हैं और वो चली जाती है अचेतन में। वो कहां चली जाती है? इसको फ्राइड ने बोला दमन। क्या बोला? इंग्लिश में बोला रिप्रेशन। क्या बोला? तो परीक्षा में आ गया था, लेकिन मैंने आपको बोला ना हिंदी में शब्द बदलेंगे, तो उन्होंने दमन नहीं दिया बल्कि दबाव दे दिया। क्या दे दिया? दबाव। और पूरे राजस्थान के बच्चे दबाव में आ गए। आपको नहीं आना है, इंपॉर्टेंट बात है, लिखो अगली बात, इंपॉर्टेंट करके लिखिए। ईगो, ईगो अनैतिक, ईगो अनैतिक, आक्रामक, लैंगिक इच्छाओं को ईगो अनैतिक, आक्रामक, लैंगिक इच्छाओं को दमन और ओब्लिक दबाव भी लिख देना, दमन ओब्लिक दबाव। लेकिन खास बात तो है इंग्लिश वाला रिप्रेशन शब्द, रिप्रेशन। समन किसी ने बोला यहां पे समन सप्रेशन होता है, ये रिप्रेशन है, रिग्रेशन कुछ और है। तो ईगो अनैतिक, आक्रामक, लैंगिक आदि इच्छाओं को क्या करता है? दमन ओब्लिक दबाव, ब्रैकेट में क्या लिखा? रिप्रेशन के माध्यम से, के माध्यम से, अचेतन के माध्यम से अचेतन मन में भेज देता है। यह बहुत बड़ी बात है ईगो की। भेज दिया तो तनाव कम हो गया सब। भेज दिया तो ईगो इड पर आच्छादित हो गया सब। तो ईगो का एक बहुत महत्वपूर्ण काम है कि ये ऐसी तमाम इच्छाओं को, भावनाओं को क्या करता है? सप्रेस, रिप्रेस कर देता है। क्या कर देता है? रिप्रेस कर देता है, यानी दमित कर देता है। इसीलिए तो अचेतन के लिए बोलते हैं ना, अचेतन दमित इच्छाओं का भंडार है, बोले बोलते हैं। तो अचेतन में इन इच्छाओं को कौन भेजता है? ईगो। कौन भेजता है? ईगो। यह बात याद रहेगी। क्यों भेजता है? क्योंकि ईगो कौन से सिद्धांत पे काम करता है? वास्तविकता के सिद्धांत पर। किस पे काम करता है? वास्तविकता के सिद्धांत पे। और इड में तो कल्पना थी, खुशियां थी। यह बात समझ में आई? एक और बात जो बहुत बार पूछी जाती है, और वो ये कि आखिर ईगो, आप सुन रहे हो, ईगो का विकास इड वाली एनर्जी से ही होता है। ईगो इड की एनर्जी से ही डेवलप होता है। यह बात भी आई है परीक्षा में। इड में जो चीजें हैं, आप सुन रहे हो ना मेरी बात, इड में जो फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं, इच्छाएं हैं, चीजें हैं, वास्तव में जब वास्तविकता से सामना होता है एक इंसान का, एक व्यक्ति का, एक बालक का, तो वास्तविकता तो कुछ और है और अंदर कुछ और है। अंदर तो सारी चीजें उसकी हैं, पूरा जमाना, पूरी खुदाई उसकी है ना, लेकिन वास्तव में तो नहीं है। तो जब वास्तविकता से सामना होता है तब ईगो डेवलप होता है। तब क्या होता है?
ईगो डेवलप होता है। और हम पढ़ेंगे साइकोसेक्सुअल की 5 स्टेजेस, ओरल, एनल, फेलिक, लेटेंसी और जेनाइटल। तो आप जानोगे कि उनमें भी उनका भी बहुत बड़ा रोल है। तो ये काम होता है कि साहब ईगो का विकास कब होता है। तो फ्राइड कहते हैं ईगो का विकास 1 से 1.5 वर्ष के समय में होता है। कब होता है? 1 से 1.5 वर्ष के समय में। और ये पहली जो स्टेज है आपकी ओरल स्टेज, उसके अंत में होता है। सुपर ईगो आएगा फेलिक के अंत में। तो अगली बात आप लिखो, ईगो का विकास, ईगो का विकास मुख्य अवस्था, मुख्य अवस्था इंग्लिश में लिखना है ओरल स्टेज, के अंत में, के अंत में अराउंड 1 से 1.5 वर्ष में होता है। ईगो का विकास, ईगो का विकास ओरल स्टेज के अंत में या मुख्य अवस्था के अंत में लगभग 1 से 1.5 वर्ष में होता है। लगभग 1 से 1.5 वर्ष में होता है। हर एक शब्द परीक्षा के लिए बेहतरीन है, सिलेक्टेड है। जनरली बच्चों को नहीं आएगा, जनरली नहीं आएगा। और हर परीक्षा में ऐसा आप भूल जाएं, छोड़ दें कि साहब बहुत आसान आसान। नो, कितना भी आसान पेपर हो, 20 प्रश्नों में से गारंटी है 5 से 7 प्रश्न तो ऐसे होंगे जो वाकई उन्हीं को आएंगे जिनको कॉन्सेप्चुअली पढ़ाया गया है। नहीं तो नहीं आएंगे, तभी तो कंपटीशन है। नहीं तो ऐसे लगा देते, फिर क्या जरूरत है ये सब करने की। तो ध्यान रखना, मुखावस्था के अंत में। इड का विकास कब? जन्म से ही। इड का विकास कब? तो आप बोलेंगे साहब जन्म से ही साथ होती है। ईगो का विकास कौन सी अवस्था में? मुख्य अवस्था में। सुपर ईगो हम पढ़ेंगे लैंगिक अवस्था में। एक और बात आपने कभी सुना होगा, हॉर्स एंड हॉर्स राइडर, ये सवाल आया। हॉर्स मतलब घोड़ा और राइडर मतलब घुड़सवार, है ना, अश्वरोही। तो एक तो घोड़ा है, एक घुड़सवार है। इड तो है घोड़ा, इड क्या है? और ईगो क्या है? सवार। ईगो है राइडर, पर कभी कभी ईगो राइडर है क्योंकि ईगो घोड़े को लक्ष्य की तरफ ले जाता है। कहां ले जाता है? लक्ष्य की तरफ। पर कभी कभी घोड़ा बेलगाम हो जाता है। कभी कभी घोड़ा क्या होता है? बेलगाम होता है, इसलिए वो भटक जाता है। तो ये बात भी परीक्षा में आई है। लिखो, लिखो, ऐसे लिखना, इड, इड को अश्व, ब्रैकेट में लिखना होस। इड को अश्व ब्रैकेट में होस, तो ईगो को अश्वारोही, ब्रैकेट में राइडर। वैसे हॉर्स राइडर होना चाहिए पूरा, राइडर बाइसिकल का भी होता है, पर आप राइडर लिख लो। राइडर कहते हैं। राइडर कहते हैं। तो याद रखना, राइडर तो है ईगो और घोड़ा है इड। घोड़ा है इड। बस 2 छोटी छोटी बातें हो रही, चिंता नहीं करें। लिखा सबने? बताओ ईगो के बारे में सबसे पहली बात आपने क्या लिखी? ये क्या करता है? कल्पना और यथार्थ दोनों में समन्वय कराता है, एक बात। दूसरी बात, ये कौन से प्रिंसिपल? रियलिज्म पर आधारित है, वास्तविकता पर आधारित है। वो किस पे था? इड, हेडोनिज्म। ये रियलिज्म और वो हेडोनिज्म। हेडोनिज्म का मतलब क्या होता है? सुखवाद या आनंदवाद। या कौन सा प्रिंसिपल? प्लेजर प्रिंसिपल। इड जन्म से ही होता है, तो ईगो कौन सी अवस्था में आता है? बोलिए, मुख्य अवस्था में आता है। इड को हॉर्स बोलेंगे तो ईगो को राइडर बोलेंगे। और खास बात, इड को बोला था डेविल इन ए मैन। क्या बोला था? और इसको बोलेंगे मैन इन ए मैन। इड को बोला था दानवी, आसुरी, देवी, दानवी, आसुरी और तामसिक। इसे बोलेंगे मानवी या फिर रासिक। ओके। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, ईगो क्या करेगा? रिप्रेश करेगा, दमन या दबाव करेगा। किस चीज का दमन होता है?
अनैतिक भावनाओं का, कामुकता वाली, आक्रामकता वाली चीजों का दबाव होता है। दबाव का मतलब क्या होता है? दमन का मतलब क्या होता है? वो चेतन से हटके अचेतन में चली जाती है। इसका मतलब हमको जो चेतन में नहीं है उसके बारे में पता ही नहीं होता। वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट। ओके। और उसके बाद हमने देखा, बीच में थोड़ा सा ब्रेक दूंगा मैं, आपको चिंता नहीं करें। तो जिनको भागना है वो चले जाना, जिनको आगे पढ़ना है वो रुक जाना। अभी थोड़ी देर बाद 2 मिनट रुको। इसके बाद हो गया सारा। इसके बाद एक और बात, छोटी सी बात, लिखो लिखो। ईगो को इंग्लिश के 2 शब्द है, एक तो मैनेजर, एक एग्जीक्यूटिव। तो प्रबंधक अथवा कार्यपालक, यह आया परीक्षा में। ये सारे शब्द मैं आपको जो लिखवा रहा हूं यूं ही नहीं है। ऑब्लिक मैनेजर, ऑब्लिक एग्जीक्यूटिव भी कहा गया, कहते हैं, भी कहा गया, क्या कहते हैं? ओके, सिंपल लिखा सबने, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब जल्दी से सुपर ईगो और कर लें ताकि तीनों आपको एकदम क्लियर हो जाए, है ना? कर लेना सुपर ईगो, केवल 5 मिनट। ओके, तो लिखो तीसरा। पहला कौन सा था? इड। दूसरा कौन सा था? ईगो। तीसरा कौन सा है? शाबाश। हिंदी में क्या बोलेंगे? यस, पराहम। सबसे पहले रीट में आया था पराहम, आर्टेट में। फिर आया था परम अहम। तो पराहम आए या परम अहम आए या हिंदी में कुछ और आए, हमको तो याद रखना है सुपर ईगो। क्या याद रखना है? सुपर ईगो। सुपर ईगो, पराहम या परम अहम या सुपर ईगो। इस पे बहुत सारी चीजें हैं जो परीक्षा में लगभग बच्चों ने गलत करी है। लगभग बच्चों ने। 2 प्रश्न तो ऐसे हैं जो बहुत रिसर्च करने के बाद ही मिले थे, और जो दोनों आए आपके। आपको पता है एक ऐसा सवाल आया था, डूज एंड डोंट्स, याद है किसी को? यह करो यह ना करो, याद है ना? हम लाए उसको ढूंढ के, निकाल के आपके लिए। कभी ले आए थे? बहुत पहले ले आए थे। चलिए, तो क्या क्या है सुपर ईगो में? लिखो पहली बात, इड में क्या था? खुद की खुशी और दूसरों को तकलीफ। और ये इसका ऑपोजिट है, इसमें खुद को तकलीफ, त्याग, दुख, और दूसरों को खुशी। तो जब दूसरों को खुशी देंगे तो उसको बोलते हैं नैतिकता। क्या बोलते हैं उसको? तो लिखो, सामाजिकता एवं नैतिकता। सामाजिकता एवं नैतिकता की भावना, सामाजिकता एवं नैतिकता की भावना वाली प्रवृत्ति। सामाजिकता एवं नैतिकता की भावना वाली प्रवृत्ति सुपर, ऐसे लिखना जैसे हम लिख रहे हैं, सुपर ईगो है। सामाजिकता एवं नैतिकता की भावना वाली प्रवृत्ति सुपर ईगो है। आपको याद है? सबने लिखा सुपर ईगो? आपको याद है इड में कौन सा सिद्धांत था? हेडोनिज्म। क्या था? ईगो में रियलिज्म। ईगो में रियलिज्म, और इसमें आइडियलिज्म। इसमें क्या होगा? आइडियलिज्म को हिंदी में बोलते हैं आदर्शवाद। तो लिखो दूसरी बात, यह है आदर्शवाद। यह है आदर्शवाद, ब्रैकेट में आइडियलिज्म पर आधारित है। यह आदर्शवाद पर आधारित है। तीसरी बात, यह आदर्शवाद आइडियलिज्म पर आधारित है। पर बहुत आसान है। एक था डेविल इन ए मैन, एक था
मैन इन ए मैन, और ये है यस एंजल इन ए मैन, अभी आया था इससे पहले इससे। अच्छा जरूरी नहीं है एंजल ए मैन पूरा चांस है इंग्लिश में आएगा, पर कई बहुत आधे से ज्यादा बार हिंदी वाले वर्जन में भी इंग्लिश में आता है ना, इसलिए मैं तो सीधा ये लिखा था, कोई चिंता नहीं है। पर कई बार इसका हिंदी रूपांतरण भी आ सकता है, पर आपको चिंता नहीं करनी है क्योंकि इंग्लिश वाला तो मिलेगा मिलेगा। हिंदी जैसे सब्जेक्ट में आपको थोड़ा सा सावधान रहना है ना। तो जैसे एंजल को हम क्या बोलते हैं, एंजल को फरिश्ता बोलते हैं, उर्दू का शब्द है, पर आता है कि नहीं आता? यस, हिंदी में देवदूत बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बोलते हैं ना। एक अपने आया था यहाँ पे इंसान में देवत्व है, किसी ने पढ़ा हो तो पढ़ा था अपने परीक्षा। मैं जो भी बोलता हूं ना, मेरे इन लफ्जों से जो भी बात निकलती है वो एग्जाम ओरिएंटेड होती है, वो पेपर में आई हुई होती है, और अगर आई हुई नहीं होती तो वो आने वाली होती है। इसलिए मेरे बच्चे कहते हैं कि सर जब भी हम परीक्षा देने जाते हैं तो पेपर में आपका चेहरा नजर आता है, और वाकई आता है। और ये अब से नहीं हो रहा, ये तब से हो रहा है जब से साइकोलॉजी यहां पे आई है, यहां पे आई है अपने यहां। उसका रीजन एक ही है जो मैंने आपको शुरू में बताया। बोलिए क्या? हमको साइकोलॉजी के सोर्स का पता है, सबको पता है, लेकिन होता नहीं है। साइकोलॉजी का सोर्स है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, हम बैरन से पढ़ते हैं, हम उनकी बुक्स जो ओरिजिनल इंग्लिश में उससे पढ़ के मेहनत करके पढ़ाते हैं आपको, तो वो बातें तो आनी है क्योंकि इसका लिटरेचर इंग्लिश में है सारा। और देखा होगा आपने कितने लोग हैं, अभी क्या बोलूं मैं, किसी का नाम भी नहीं लेता, मेरे साथ मेरे नोट से लेके जितने बड़े नाम आपने सुने होंगे ले रहे हैं सब, देखना और देख लेना, उनकी एक क्लास लेके देख लेना आपको पता लग जाएगा कितने पानी में, क्योंकि सारा खेल अंग्रेजी का है, ये है ही इंग्लिश में, आप इसको हिंदी में नहीं बना सकते, ये गारंटी है। और कोई हिंदी में बना के पढ़ेगा, हिंदी पढ़ेगा, इसकी हिंदी वाले नाराज मत हो जाना मेरे से, मनोविज्ञान से, तो फिर क्या होगा, उसके साइकोलॉजी में टॉप करने के चांस बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि 4 से 5 प्रश्न तो ऐसे आएंगे ही आएंगे जो इंग्लिश में ही आपको करने होंगे। और कोई मुश्किल है नहीं, बहुत आसान है। अब डेविल किसी को पता ही नहीं है तो वो तो फिर आप क्या करें हम, है ना। बाकी डेविल एंजल ये सामान्य बातें हैं, और हमारे साथ रहोगे तो ये सामान्य बातें बहुत आसानी से ऐसे करोगे, चुटकियों में। चलिए, तो क्या था, देवदूत लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी देवदूत आ जाएगा, देवदूत लिखोगे तो फरिश्ता आ जाएगा, देवत्व आ जाएगा, कुछ और आ जाएगा, है ना। इसलिए बेहतर है कि हम वो कहते हैं ना, उसकी सांप के उसको पकड़ो, हाँ, एंजल इन ए मैन, और वो भी ऐसा लिखवा रहा हूं मैं तो, एंजल इन ए मैन, क्योंकि पेपर में ऐसे ही आता है। इसे एंजल इन ए मैन भी कहते हैं, एंजल इन ए मैन भी कहते हैं। सुपर ईगो पढ़ रहे हैं हम, क्या पढ़ रहे हैं? सुपर ईगो की कितनी बातें हुई? 3 बातें, 3 बातें। सुपर ईगो की पहली बात बोलो, सामाजिकता और नैतिकता, मतलब दूसरों को खुशियां, खुद को तकलीफ। दूसरी बात आदर्शवाद, इंग्लिश में याद रखना आइडियलिज्म, आइडल, वो मेरा आइडल है तो आइडियलिज्म है। तीसरी बात क्या बोलेंगे? एंजल ए मैन, यहां पे ध्यान रखना, सुपर ईगो एंजल ए मैन, ईगो मैन इन ए मैन, और इड डेविल इन ए मैन, सिंपल। चौथी बात वो जो 3 थी ना, देवीय, दानवी और मानवी, तो आराम से बता सकते हो, ये आती है परीक्षा में, तो बोलिए उसमें कौन सी? देवीय, दानवी, मानवी। यस बोलो, ओके, तो इसे देवीय। वो जो 3 थी, तामसिक, राजसिक और सात्विक, तो उसमें ओके, सात्विक मतलब संतों जैसी प्रवृत्ति। संत कौन होते हैं? जो खुद लुट के जमाने का भला करते हैं, वो संत होते हैं। इसे देवीय ओब्लिक सात्विक प्रवृत्ति भी कहते हैं, इसे देवीय ओब्लिक सात्विक प्रवृत्ति भी कहते हैं। अब 3 बातें बेहद खास, लिखा सबने? अच्छा, एक उससे पहले लिख लो, इसका विकास कब होता है? तो दरअसल पूरा तो आप तब समझोगे जब हमसे आप साइकोसेक्सुअल स्टेजेस पढ़ोगे। साइकोसेक्सुअल स्टेजेस सिगमंड फ्राइड ने बताई है 5, और बोला है कि हमारी बॉडी में जब जन्म लेते हैं ना, तभी से सेक्सुअल इंस्टिंक्ट आनी शुरू हो जाती है। इसी पे तो फ्राइड का बहुत लोगों ने विरोध भी किया था ना। पर फ्राइड कौन है? फर्स्ट फोर्स साइकोलॉजी का, सोच सकते हैं आप। आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर फॉलोवर्स हैं तो सिगमंड फ्राइड के हैं। आज मनोविज्ञान का पहला और प्रथम बल किसने दिया? सिगमंड फ्राइड ने दिया, इसलिए उनकी बातें परीक्षा में ज्यादा आती हैं। तो वो कहते हैं कि सब जन्म से ही हम सब में सेक्सुअल इंस्टिंक्ट होती है,
और हमारी बॉडी में अलग अलग इरोजोनस जोन्स होते हैं। हमारी बॉडी में अलग अलग पार्ट में सेक्स वाली एनर्जी, जिसको उन्होंने लिबिडो बोला, वो केंद्रित रहती है। सबसे पहले जब बच्चा जन्म लेता है तो वो एनर्जी रहती है मुख में। कहां पे रहती है? मुंह में रहती है, तभी तो वो सक करता है, दूध पीता है, सारी चीजें। फिर 2 नंबर पे वो चली जाती है कहां पे? एनल में। कहां पे चली जाती है? उत्सर्जन अंगों में चली जाती है ना। बहुत पढ़ेंगे इसको हम डीपली। कुछ बच्चे बार बार बाथरूम जाते हैं तब उनको मजा आता है, कुछ रोक के रखते हैं तो मजा आता है। हमको मिसबिहेव नहीं करना उनके साथ, ये पढ़ेंगे हम, बाकी है। फिर एनएल के बाद तीसरी स्टेज यौनांगों में चली जाती है, उसको बोलते हैं फेलिक स्टेज। क्या बोलते हैं? हिंदी में बहुत से नाम है, लैंगिक अवस्था, लिंग अवस्था, योनि अवस्था, शिशन अवस्था, जनन अवस्था, सारे नाम। जनन 5वें का नाम है, सॉरी। तो ये जो तीसरी स्टेज मैं आपको बता रहा हूं, उसमें होता है ओडिपस और इलेक्ट्रा। उसमें क्या होता है? ओडिपस इलेक्ट्रा। और ओडिपस इलेक्ट्रा आप सब जानते हो। ओडिपस का मतलब लड़का मां को चाहता है, और लड़की इलेक्ट्रा का मतलब पिता को चाहती है। लड़का पिता को राइवल समझता है, लड़की मां को अपना दुश्मन समझती है कुछ वक्त के लिए, लेकिन बाद में वो क्या करती है? मां के साथ आइडेंटिफिकेशन करती है। क्या करती है? आइडेंटिफिकेशन करती है, तादात्म्यकरण करती है, और जिंदगी भर मां को आदर्श मानती है। और लड़का बाद में पिता के साथ आइडेंटिफिकेशन करता है, और जिंदगी भर पिता को क्या मानता है? आदर्श मानता है। तो जीन पियाजे ने सिगमंड फ्राइड ने कुछ बेहतरीन चीजें दी हैं, जिनमें एक है आइडेंटिफिकेशन। क्या है? जिसको हिंदी में बोलते हैं तादात्म्यकरण। क्या बोलते हैं? और ये तादात्म्यकरण क्या होता है? तादात्म्यकरण एक्चुअली एक लड़का अपने पिता के पद चिन्हों पे चलता है, और लड़की अपनी मां के पद चिन्हों पे चलती है। यह काम होता है फेलिक स्टेज के अंत में। किसके? फेलिक स्टेज के अंत में, लैंगिक अवस्था के अंत में, 5-6 वर्षों के समय में। और यही वो समय है जब हम सब में सुपर ईगो डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है? सुपर ईगो डेवलप होता है। ये जब आया था ना सवाल परीक्षा में, तो जिन लोगों ने ये बात मेरी सुनी थी, जैसे आपने आज सुनी है, आपको पेपर में ऐसा मिलेगा, सुपर ईगो कब डेवलप होता है, ऑप्शन मिलेंगे तो आप उछलोगे वहां पे, क्योंकि आपको सब कुछ आएगा। और जिसने सुनी नहीं है वो क्या करेगा उसमें, आप सोच सकते हो। वो प्रश्न तो गलत होगा ही, 1/3 दूसरा और गलत कराएगा उसका। तो महत्वपूर्ण बात है, लिखो आप। क्या? सुपर ईगो का विकास, सुपर ईगो का विकास लैंगिक अवस्था, लैंगिक अवस्था इंग्लिश में फेलिक स्टेज, इलेक्ट्रा ओडिपस वाली है, फेलिक स्टेज के अंत में लगभग 5-6 वर्षों के दौरान होता है। लगभग 5-6 वर्षों के दौरान होता है। ईगो का एक और काम है, लिखा सबने? अच्छा, मेरा जो स्टाइल है वो ऐसा ही है कि आपको दोबारा कभी साइकोलॉजी किसी से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक और खास बात, आप जो भी लिख रहे हो, आपके जो नोट्स हैं वो दुनिया के सर्वमान्य नोट्स हैं, ऑथेंटिक हैं, इसलिए उसमें कोई इधर उधर करने की गुंजाइश नहीं पड़ेगी। प्लस पूरा का पूरा सागर है, फर्स्ट ग्रेड दो, सेकंड ग्रेड दो, रीट दो, जो मर्जी आए दो, जिस मर्जी आए ग्रुप में फेसबुक में जाके बकवास करो। किसी की औकात नहीं है कि आपको पूछ ले, लेकिन वो तब है ना जब आपको अधूरी नहीं हो, आपको पूरी चीजें पता हो। हालांकि उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं होता है ना। जिस दिन आपका सिलेक्शन है उसके बाद करना और फिर पढ़ाना। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं, 2 मिनट का, आपको बता दूं क्या? लेट तो नहीं हो रहे? मैं 2016 में गया था जयपुर, उससे पहले मैं यहां था विवेकानंद में, हम पढ़ा रहे थे, काफी लंबे बैचेस थे। उससे पहले मैं उत्कर्ष भी गया था, उससे पहले मेरी उत्कर्ष में रिकॉर्डिंग भी हो गई थी, पूरा इंडिया मेरे को उत्कर्ष में पढ़ भी रहा था। जयपुर में पहली बार गया था, और मैं इसलिए गया था कि मेरे को बहुत से बच्चे कह रहे थे सर एक बार आओ तो सही, आओ तो सही। क्योंकि उस समय ट्रेंड क्या था? उस समय ट्रेंड ये था कि वहां पे साइकोलॉजी की 2 मैडम थी, और वो दोनों क्या कर रही थी पता है? वो दोनों कर रही थी पर्सनल बैचेज चला रही थी। सच्चाई बोलने में कोई बुराई नहीं है, तो बैचेज भी उनके, मैंने कहा देखूं तो सही। अब आप पहली बार जैसे कोई जयपुर जाता है या दिल्ली मुंबई, अब जयपुर पहले मैं गया तो मैं भी, हालांकि उससे पहले जयपुर में हम थाना इंचार्ज रह चुके थे, तो वो तो कोई था ही नहीं हमारे, लेकिन इस फील्ड में मैं पहली बार गया था कि यार यहां क्या हो रहा है।
तो आप यकीन मानिए, सच बोल रहा हूं मैं, एक तो यहां बापू नगर में उन्होंने ले रखा था ऐसे अंडरग्राउंड 500 बच्चों का, तो 500 बच्चे तो अंदर पढ़ रहे थे, 500 बाहर वेटिंग में थे, और उसके बाद एक बैच और आना था, वो रोड पे कहीं घूम रहे थे, मासूम बच्चे। मासूम तो क्या, घर वालों के पैसे लग रहे थे, उस जमाने में 5,000 फीस थी ओनली साइकोलॉजी। अब घूम रहे, ओके किससे पढ़े, राजस्थान की टॉप स्टार। हमने कहा देखते हैं उस स्टार को। मैं गया, क्योंकि हालांकि ये मेरे को शुरू से ही था कि, क्योंकि उससे पहले जो एक दो पेपर आए थे तो मैंने देखा था राजस्थान में कौन कैसा पढ़ा रहा है। तो मैं गया, मेरे को एंट्री नहीं होनी थी, मैंने कहा एक बार दिखा दे यार। वो बार बार नहीं 1,000 रुपए दो। मैंने कहा 1,000 रुपए लो। ये मेरा जो है वो भी मेरा यूट्यूब वीडियो, मेरे चैनल पे वीडियो आप देख सकते हो, उसको प्रूफ है। तो मैं जाके सीढ़ियों पे बैठा, तो अब ये क्या बोलूं मैं आपको, एक मैडम पढ़ा रही थी उनको, भरी हुई क्लास, और आप तो जानते हो ना उस साइड के मासूम बच्चे सामने बैठे थे। हाँ, अब यहाँ के कुछ कम अपनी साइड के कुछ कम जाते हैं, बाकी उधर गंगापुर सिटी, दौसा, सवाई माधोपुर, वो मासूम बच्चे भरे पड़े। उनको पढ़ाया जा रहा था पेवलोव। सुन रहे हो मेरी बात? पेवलोव पढ़ाया जा रहा था। और कैसे पढ़ाया जा रहा था पता है आपको? उन्होंने एक तो ऐसा डॉग बना रखा था, कुत्ता, और इधर एक घंटी। अनबिलीवेबल। मैंने तो, ये मेरे बाल तब से ऐसे ही हैं, मैंने पकड़ लिए थे खुद के ही। तो मैडम बोल रही थी, सुनो, मैं उनको बोल रही थी, पूरा हॉल एक साथ बोल रहा था, वहां पे ऐसे जोर जोर से नारे लगाता है। तो कह रही थी बच्चों, उससे पहले उन्होंने उनको बता दिया था कि बच्चों ये क्या है। बच्चे चिल्लाए पावलोव का कुत्ता। यही नहीं, फिर कह रही थी ये क्या है। बच्चे बोले पावलोव की घंटी। ओके, पावलोव ने घंटी बजाई। जब बोला ना घंटी बजाई, तब मैं पूछा घंटी बजाई, तो बच्चे जोर से चिल्लाए टन। पावलोव ने घंटी बजाई, बच्चे एक साथ चिल्लाए टन। कुत्ते ने लार गिराई, बच्चे बोले टप। मेरी जगह आप होते ना तो आप भी ऐसा ही करते। ये पढ़ा रही है, फिनिश। ऊपर से झूठ इतना, वहां पे एक पोल पे लगा रखा था, पिछली रीट में 30 में से 29 मैडम के। मैंने कहा 29 नहीं, 2 ही नहीं है मैडम के। इनको यही पता नहीं कैसे पढ़ाते हैं। यही हुआ। उसके बाद हम दोनों ने साथ एक जगह में साथ पढ़ाया था। 4 दिन ही आई मैडम, तो उसके बाद सारा माहौल इधर आ गया। क्योंकि वो मेरी बाग वाली सेमिनार जो 4,000 बच्चों की जो क्लास थी ना, एक दिन वाली, इसके बाद ही हुई थी। फिर हमने दूसरी मैडम को भी देखा, फिर किसी और को देखा। ये बात क्यों चली, ये बात क्यों बताई मैंने आपको? कोई बात थी इसके पीछे, क्या था अपना पॉइंट, क्या था? नहीं, चलिए 5-7, हाँ फेलिक स्टेज। हाँ, तो मतलब सुन रहे हो मेरी बात? अब उन्हीं की किताबें, अब कोई बच्चा, आप किसी की किताब पढ़ते हो है ना, तो पता नहीं कौन है वो आपकी नजरों में, और वो आपको पढ़ाता है तो पता नहीं ये कौन है। ठीक है, हाँ यस, ये बात क्यों चली, यस। अब क्या होता है सुने, फिर एक दूसरी मैडम, उनसे थोड़ी ठीक थी वो, उनकी किताबें भी ठीक आती हैं, हाँ उनसे ठीक थी, थोड़ा बोलना बोलना ठीक था। पर इत्तेफाक ये हुआ कि हम तो जब भी जाते हैं हादसा ही होता है। मैं जब उनके पास गया तो उनकी सेमिनार थी, उस मिशन बनाई था नया नया। हमने कहा देखते हैं। मैं गया तो बच्चों को पढ़ा रहे थे, बच्चों किशोरावस्था में क्या होता है। सामने बैठे थे, कुछ बोल रहे थे, कुछ नए थे, सेमिनार टाइप, कुछ पुराना बैच था। फिर हाथ में आ जाएगी लाठी, मतलब ऐसे ऐसे म्यूजिक करके, गा करके ऐसे बोल रही थी। हो गया। पीछे से मैंने कहा मैडम टीचिंग मॉडल्स के बारे में बोलिए कुछ। अब मैडम को टीचिंग मॉडल्स की स्पेलिंग ही नहीं आती, क्या बोलेगी? आपके फर्स्ट ग्रेड में टीचिंग मॉडल्स आते हैं ना, जानते हो आप? आसुबेल को इंक्वायरी मॉडल जानते हो? सचमैन सकमैन का पता है आपको, है ना? जोसेफ जे सकवाब जानते हो? ओके, वो पूछा हमने वहां पे। हमको नहीं पता था कि 6 महीने बाद यही मैडम आपके यूं बैठेंगी बगल में। बैठी है, मेरी ऐप भी देखना, मेरे वीडियोस देखना, मेरे बगल में बैठी है। 600 बच्चों का बैच मैं पढ़ा रहा हूं, तो 30 बच्चों को वो पढ़ा रही है पास में बैठ के, असिस्ट कर रही है मेरे को। ये किया जयपुर में। उसके बाद क्या होता है, हालांकि ये मेरे पढ़ाने वाली चीजें बाद में हुई सब, उसके बीच में एक छोटी सी घटना होती है, 2 मिनट की, वो बताऊंगा मैं आपको। सुन रहे हो ना? ऐसे जरूरी भी है ना, अभी परीक्षा लंबी है तो थोड़ा सा बताना भी जरूरी है ना। आप में ये आए, सुन रहे हो ना? आप सबने, ये हकीकत है, हकीकत घटना है। एक कोचिंग थी अधिगम। अभी जो अधिगम थी ये नहीं, इससे पहले अधिगम थी। और आप में कोई अगर ज्योग्राफी का बच्चा है तो वो जानता होगा इस बात को। ज्योग्राफी, एनीबडी ज्योग्राफी फर्स्ट ग्रेड? कोई नहीं है। तो एक सर थे पंकज दीक्षित, उनकी अधिगम कोचिंग थी लाल कोठी पे, है ना? इससे अभिज्ञान से अलग होकर उन्होंने बनाई थी।
और ओनली ज्योग्राफी के, आपको पता है राजस्थान जयपुर में क्या होता है, यहां तो आप केवल झुंझुनू आसपास है, कुछ लोग जैसे बाहर के आए हैं, बाकी जयपुर में तो आप कोई बैच शुरू करें तो 33 और अभी तो 50 जिलों से आएंगे बच्चे, है ना, तो 20-20 भी आ गए तो कितने हो गए, 1000 हो गए। तो उनके पास 3500 बच्चे थे ज्योग्राफी में फर्स्ट ग्रेड के लिए, पंकज दीक्षित के पास। तो उनके साथ समस्या क्या थी कि सब्जेक्ट आपका जो भी है उसमें 60 नंबर की साइकोलॉजी आती है। आप बोलेंगे सर इस बार तो 40 नंबर की आई है, तो कभी इस बार 20% आ गए, किसी में 22% आ गए, तो क्या हुआ, इस बार तो 30% आएंगे, गारंटी है। सुन रहे हो ना? अब 60 नंबर की साइकोलॉजी सब्जेक्ट में होती है और बच्चों ने फीस दे दी, सब 15,000 हमने फीस दे दी। अब सब्जेक्ट वाला फर्स्ट ग्रेड में साइकोलॉजी कराने की जिम्मेदारी होती है उसकी, होती है ना। बच्चे कितने, 3,500। कितने बच्चे, 3,500। और 3,500 में से 500 या 700 बच्चे ऐसे जो या तो उस मैडम के पास या उस मैडम के पास 5,000 रुपए देके पढ़ रहे हैं, और उन दोनों मैडमों का इतना खौफ कि किसी भी कोचिंग में वो जाती है तो वो डील करती है एक बच्चे के 3,000 लेंगे। अब एक साथ कोई 3,500 बच्चे उनको पढ़ाने के लिए दे दे और वो 3,000 रुपए लें तो कितने पैसे हो गए पता है आपको, 1 करोड़ रुपया। बड़े डायमंड हॉल में एक साथ बैठा के एक बैच का 1 करोड़, या 2 बैच भी, 3 बैच भी उनको कर दें तो 35 लाख का एक बैच हो गया। बोले हुआ? उस समय हम गए थे तो वो बड़े तनाव में थे, उसके जो ओनर थे, क्योंकि उन्होंने बहुत, ये आपके वो उत्कर्ष में कौन कह रहा था मेरे को, वैष्णव जी पढ़ाते हैं ना, वैष्णव जी को भगा दिया बच्चों ने, दूसरे को इस तरह उनको भगा दिया। क्योंकि बच्चे तो क्या कर रहे थे, बच्चों को तो मैडम चाहिए। और मैडम क्यों चाहिए? क्योंकि मैडम उनको वहां कह रही थी कि तू मेरा करवा, 5 लाख दिए तेरे को। जयपुर में ये चलता है। अब उनमें क्या था, उनमें 20-25 बच्चे थे, उनके पास सबके नोट्स थे, हमारे नहीं थे क्योंकि हम तो जयपुर में थे ही नहीं। बाकी जयपुर में जो भी पढ़ा रहे थे ना फला टिमका, सबके उनके पास नोट्स थे, 2, 4, 5 किताबें जिनकी भी थी, सारी किताबें थी। और उनका एक लीडर था, वो मेरे को सुन रहा होगा, सुनेगा तो वो बोलेगा गुरुजी, उसका नाम था कैलाश मीणा। क्या नाम था? और वाकई वो इंटेलिजेंट था, क्योंकि वो 3 साल थे तो तैयारी कर रहा था, ज्योग्राफी उसके सब्जेक्ट था, और सारे उसके पास नोट्स थे, बाकी सब उसके चेले थे। 3 बैच थे उनके, करीब 800, 700 के 3 बैच थे, तो एक बड़ा बैच था। अभी जो अभिव्यक्ति कोचिंग है ना जयपुर में, कृष्ण यादव उनका वो संभालता, जैसे अपने धर्मेंद्र जी हैं वैसे था। तो मैं गया, मेरे को काम की जरूरत थी, मैंने कहा देखें कोई कोचिंग, तो बोले एक अधिगम है, उसमें साइकोलॉजी के 3,500 बच्चे हैं और कोई मैडम में से ब्लैकमेल कर रही है और ये है। तो मैं पूछ गया वहां, मैंने कृष्ण को जाके बोला, तो कृष्ण ने मेरे को देखा, मैं चप्पल पहन के ऐसे गया, तो पढ़ा दोगे आप? मैंने कहा पढ़ा देंगे। बोले ओके सर पढ़ाओ, तो आज ही आ जाओ 2 बजे। पर 800 850 बच्चों का बैच है और दोनों के बैच में बच्चे दोनों मैडम से बड़े हुए हैं। मैंने कहा कौन सी 2 मैडम? बोले यहाँ 2 मैडम, आपको नहीं पता? मैंने कहा मैं देख के आया हूँ, वही क्या? मैंने कहा ये। मैंने कहा ओके। दूसरी ये। मैंने कहा ओके। 2 बजे आप क्लास में आ जाना। मैंने कहा ओके। मैं जब क्लास में गया तो मेरे को उसने कहा बाकायदा कि यहाँ 20-30 बच्चे ऐसे हैं जो टिकने नहीं देंगे सर। एक उनका लीडर है, लंबी हाइट है उसकी, उसका नाम है कैलाश मीणा। मैंने कहा ओके, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस था, मुझे पता था। मैं गया क्लास में। अब आप तो कितने 800 बच्चे एक साथ बैठे हो तो क्लास अच्छी होती है ना, इधर स्क्रीन इधर स्क्रीन। मैं गया, मैं कहा ओके क्या पढ़े? तो आगे जैसे थे ना वो आप में जा रहे थे, कुछ तो ये कौन है, नया कौन है? किसी ने कुछ सोचा, ओके। और ने कहा सर अधिगम में आए तो अधिगम ही पढ़ाओ, आपके टॉपिक है ना अधिगम, जो बहुत ही शानदार है। हमने कहा ओके अधिगम पढ़ाते हैं। मैंने अधिगम शुरू किया। 10 मिनट बाद उनमें जो पढ़ने वाले बच्चे थे उनको एहसास हो गया कि आज मंजिल मिल गई, क्योंकि उससे पहले भी वो तो वैष्णव जी से इनसे भी पढ़ लेते, लेकिन उन बच्चों ने निकाल दिया। तो उनको ये लग रहा था कि बाकी कोर्स हो गया अपना सब्जेक्ट तो, और साइकोलॉजी के लिए बैठे हुए, सामने परीक्षा है। आप सुन रहे हो मेरी बात? तो ये इनको भी नहीं निकाल दे, तो इसलिए वो मेरे पक्ष में हो गए। 10 मिनट में आधी क्लास को मैंने मेरे फेवर में कर लिया। जो मैंने बोला, मैंने ट्रायल एंड एरर से लेके कुछ बातें बताई थॉर्नडाइक की, तो उनको समझ में आ गया कि हाँ यार। उसके बाद आता है पेवलोव जानते हो ना सब लोग, किताब बेहतरीन है, और हमसे पढ़ोगे पेवलोव तो फिर आप जानोगे जिंदगी बदल जाएगी आपकी। तो पेवलोव मैंने शुरू किया, और पेवलोव में सबसे पहले ही मैंने उनको ये बताया संकेत अधिगम है ना। पहला लर्निंग बाय कंडीशनिंग सबसे निम्न स्तर का सीखना होता है, जिसमें हम ये बिम बनना और शब्द और निषाद वो बना के USCS, पता है ना आपको। तो मैंने पहला एग्जांपल बताया, तो जैसे मैंने एग्जांपल बताया मैं मुड़ा ही था कि पूरी क्लास ऐसे तालियां बजा रही थी, हंस रहे थे। मैं ऐसे बोर्ड पे था क्योंकि पीछे से वो लीडर खड़ा हो गया था कैलाश। जैसे मैं पलट के आया, कैलाश खड़ा था यूं, गुरुजी समझ में कौन आयो? ओके, क्या समझ में नहीं आया? और थे कई एग्जाम्पल दियो और समझ में कौन आयो? वो बताता हूं, कैलाश बैठ। चूंकि मेरे को उसने कहा था कि ऐसे लड़का खड़ा होगा ऐसे है, तो मैंने उसको कैलाश बोला बैठ, तो बाकी बच्चों ने तालियां बजाई, जो कुछ मेरे हो गए थे ना,
उन्होंने तालियां बजाई, ओके। फिर मैंने उसका वापस खड़ा हो दूं तो क्लास वापस खड़ा हो गया। जैसे वो खड़ा हुआ 50-60 वो संसद में मेज वो होते हैं ना, थपथपाते हैं, वैसे बजाते हैं बच्चे। ओके साहब, अब गुरु जी का कल्याण होने वाला है, क्योंकि उससे पहले क्लास 10 को भगा चुका था। मैंने खड़ा किया उसको, वापस खड़ा हो। मैंने कहा मान ले कैलाश, तेरे को एग्जाम्पल दे रहा हूं दूसरा, बढ़ा दो। मैंने कहा मान ले कैलाश, तेरी शादी हो गई और तेरा ससुराल है चोमू। मैंने चोमू इसलिए बोला कि एक तो मैं चोमू, मेरी लास्ट ज्वाइनिंग जो थी, लास्ट इंचार्ज में चोमू ही था, और दूसरा उस कोचिंग के जो ओनर थे पंकज जी, वो भी चोमू के थे, तो दिमाग में ऐसे ही था। और एक चोमू को हम वैसे भी बोलते हैं, याद है ना आपको। तो मैंने कहा मान ले तेरा ससुराल है चोमू। आप यकीन नहीं करोगे, उस क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं है मेरे पास, मैं आपको दिखाता। जैसे मैंने बोला मान लो तेरा ससुराल है चोमू, तो पूरी क्लास 5 मिनट तक कोई नहीं रुका, सब ऐसे थपथपाने लगे जोर जोर से। क्या हुआ? बोले गुरुजी इसका ससुराल वास्तव में चोमू है। देखो ऊपर वाला कैसे सुनता है, वाकई चोमू था। अब 5 मिनट लगे, वो रुके बच्चे। मैंने कहा ओके कैलाश खड़ा हो। अब वो कैलाश खड़ा नहीं हो। मैं खड़ा करो इसको, उसको खड़ा किया। पता है क्या हुआ? आपके साथ भी ऐसा होगा। अगर आप मेहनत करते हो ना, तो आप एक तीर ऐसा मारोगे कि वो उस मछली की आंख में लगेगा। मुश्किल से वो खड़ा हुआ। अब मैं हावी था। अब मैंने उसको कहा मान ले कैलाश, तेरी बीवी तेरे को छोड़ के चली गई। आप यकीन नहीं करोगे, वहां का हर बच्चा इस बेंच पे खड़ा हो गया और नाचने लगा। नीचे से वो कृष्ण वगैरह सब भाग के आए। सर क्या हुआ? मैंने कहा वहीं खड़े रहो। 10 मिनट तक ये खेल चलता रहा। उसके बाद मेरे को पता लगा कि वाकई उसकी बीवी उसको छोड़ चुकी थी। सुनना, क्लास हुई अपनी 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे। मैं नीचे आया, पूरी क्लास तो नतमस्तक थी। कैलाश ऐसे मेरे चरणों में गिर गया। गुरुजी कहां थे? मैंने कहा कितनों को भगाया? गुरुजी मेरी लड़कियों के सामने बहुत इज्जत उतारी आपने। मैं वापस बना दूंगा। उसके बाद वो मेरा भक्त बना। और रिजल्ट चेक कर लेना, 2017-18 ज्योग्राफी टॉपर कैलाश मीणा। अभी वो टॉपर बना। अभी वो जयपुर गया कि निवाई में पोस्टिंग है, वो साइकोलॉजी पढ़ा रहा है। और मेरे कहता मैं आपके एग्जाम्पल लेता हूं गुरुजी। अब मैं देखता हूं, अगर अभी मेरे को नंबर उसका लग गया तो मैं आपको इसमें सुनाता हूं। सुनाऊं? एक सेकंड। तब जाके फिर हम वो उधर बैठी हमारा असिस्टेंट, उसके बाद किया उन्होंने, ऐसे थोड़ी किया। उसमें देखो आप निकालो, है ना। सुनो, कैलाश मीणा करके कोई इसमें मिल जाए तो निकालो। ओके 2 मिनट का ये पूरा कर देता हूं, है ना। अच्छा मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं, वो एक नहीं ऐसी हजारों किस्से हैं, हजारों। और सारे किस्से ऐसे हैं जो आपको सफलता के मुकाम पे पहुंचा देंगे। क्योंकि आप में जब तक एटीट्यूड नहीं होगा तब तक कोई मतलब ही नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? मतलब जिनको ये एहसास होता है ना, वो उनसे, जिनसे मैं बता रहा था, मैं कोई किसी की किताब है और उनसे पढ़ने के लिए वो इतने दूर से चले जाते हैं। जैसे ये कुछ बच्चे अपने भेड़ा जी सर से पढ़ने के लिए कहां से आए? वो बच्चा दौसा से आए। क्यों आए पता है? इसलिए आए, नो डाउट राजस्थान की मैथ्स में टॉप फैकल्टी है। एटीट्यूड था ना, इनको पता था, किसी ने बताया साहब उनके पास जाओ, तो यहां तक आ गए, है ना। तो जब तक अपने गुरु के प्रति आपका एटीट्यूड ही नहीं हो, फिर मतलब क्या है? मैं आपको सामने मिलूंगा तो आप तो परवाह नहीं कर गए। लेकिन वो बनना तो जरूरी है ना। वो तब बनेगा जब हम उनको जानेंगे, इसलिए कुछ बातें बतानी पड़ती। मिला? हाँ मेरा हैंग है इसमें। वो 5,000 बच्चों के मैसेज आते रहते हैं व्हाट्सएप पे, केवल व्हाट्सएप नहीं। चलो फिर मैं देखता हूं, मिल जाएगा शायद, है ना। मिल जाएगा तब दे देंगे। अभी तो इसको कर दो आप, फ्लाइट मोड कर दो। क्या ऑलरेडी फ्लाइट मोड था तब नहीं कर रहा था? हाँ ठीक है। 1 मिनट, कहां पे थे अपन? फेलिक स्टेज। ओके फेलिक स्टेज, हालांकि मैंने आपको बताई नहीं है, जो एकदम नए बच्चे हैं। अब जब आप सोचो वापस आप फेलिक स्टेज हमसे पढ़ोगे, फिर ये सुपर ईगो से सॉरी मिल जाएगी, तो फिर आपकी कोई 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 बात आपको कंसेप्चुअली हाँ समझ में आ जाएगी, या बोले फिर भी कोई दिक्कत आएगी? नहीं आएगी ना? ओके चाय भी ले आएगी, ब्रेक दे देंगे, है ना 5 मिनट को। अभी इसको ब्रेक के बाद करें अपन। अभी क्या टाइम हुआ है? 12:30।
15 मिनट का ब्रेक ले लें, फिर 1 घंटे की क्लास और ले लेंगे, है ना? वैसे भी आप रहते हो, ठीक है ना? ओके, ब्रेक दे दें। 15 मिनट का ब्रेक है बच्चों, जाना नहीं है, क्योंकि ये भी पूरा होगा, इसके बाद कुछ और बेहतरीन कमाल की चीजें भी आएंगी।